बचपन में मैं जब 3-4 साल का रहा हूँगा तब मेरे पिताजी की देहांत हो गया अकस्मात। हमारे गांव के एक आगे वो उनकी लड़की लगा रखी थी और वो डबल एम ए होते हुए भी छोटी पोस्ट पे थी, तो वो उसकी प्रमोशन के लिए वो इतने दिन हो गए कर दे, तो उनके आपस में कुछ गड़बड़ हो तू तुम हो गई। तो उन्होंने यूँ भी कह दिया कि वो मेरे पिताजी का नाम सदाराम है, कि वो सदाराम का छोरा है, वो बिना लायक ने अरे ये इतना तेरा समर्थक कितने चुनाव में काम किया। तो उन्होंने ये कह दिया कि बेवकूफ़ है तुम, अरे पढ़ा लिखा लड़का है, मेरे हल्के का है, कल को मेरे खिलाफ चुनाव लड़ ले, उसको थोड़ी लगाऊंगा मैं, उसको नहीं लगाना। तो उन्होंने मुझे बताया यहाँ के भाई बताओ तो थे वो नौकरी पहले आर्मी में थे, फिर दिल्ली लग गए, मगर वो लगाव करते थे भाइयों से, भाइयों का बहुत लगाव था उनका, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर वो आ गए मिलने के लिए, वैसे ही सेवानिवृत्त हो चुके थे, 70+ थे। अच्छा। तो वो आकर उन्होंने पूछा भाई मकान मालिक से कि भाई हमारा पोता कहाँ है। तो उनका वो तो धोबियों के दे रखा है। तो वो धोबियों के पास गए कि भाई ये पोता दे दो। बोले नहीं हम तो नहीं देंगे जी, हम तो आपको नहीं देंगे, जब तक वो नहीं आवा हमने, आप जानते नहीं आपको। मैं उसको बार बार गलती कर रहा, कुछ जो भी कर रहा, मैं आँख दिखाई, मैंने आँख दिखाती दादाजी बाहर बैठे बरामदे में। तो वो एकदम से चिल्लाया, तो मेरे ताऊजी ने सोचा कि मैंने मारा। तो वो आए, बोला मारूंगा थप्पड़ सिर लगेगा दीवार के जाके, इसका वो दिल कमजोर करेगा, नहीं पढ़ाना, चल रहे। और ले गए उसको बिस्किट वगैरह दिलाने, और फिर शाम को हम बैठते थे, शाम को बात करते ताऊजी से, मैं उनके बात करता सारी बात। तो बोले बेटे ऐसा है, देखे तो मैंने तेरे को कह दिया ना, और भी उन्होंने काफ़ी डांट मारी। और ये बड़ा आदमी खासकर दादा बैठा हो ना तो कुत्ते को धमकाना। अब जैसे एक बच्चा था, वो किसी दूसरे प्रोफेसर की तरफ वो कर रहा था, सिगरेट पी गया, धुआं छोड़ रहा है। अब मुझे मैंने दिखाई दे गया कैंटीन में, तो मैं फिर कैंटीन में जा रहा था, तो मुझे देख के उसने वो सिगरेट छिपा ली। यदि कई बार जैसे बरसात हो जाए बहुत ज़्यादा, कई बार ठंड हो, तो बच्चे एक भी बच्चा नहीं आता था, गांव के बच्चे थे, कक्षा में एक भी नहीं आता। और मैं फिर भी सारी उम्र मैंने ये अपना नियम बना लिया, भाई कोई आए ना आए, मैं समय के अनुसार पीरियड लगे घंटी ना लगे, मैं अपनी घंटी तो घड़ी देख के और क्लास में जाऊंगा, और क्लास में जाके खड़ा हो जाऊंगा, 40 मिनट में खड़ा ही रहूंगा। मैंने एक गांव टोटल साक्षर करवाया, हरियाणा का शायद पहला और आखिरी गांव था वो। कौन सा? जगदीशपुर। तो उपायक महोदय थे श्री RC राव जी, वो आए कॉलेज में, और वो मुझे को तो जानते नहीं थे। प्राचार्य को कहा कि भी वो आपके प्रोफेसर संतराम देशवाड़ा, उनसे मिलना है। बोला हाँ जी, अभी बुलाया, गया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जी, बोला DC साहब आ रहे हैं, वो बुलाओ हैं। वहाँ पर DC साहब ने कह दिया मेरी तो घंटी है, मैं तो घंटी के बाद आ सकूँ, उसके से पहले ना हूँ, और अगला भी यदि मेरा पीरियड नहीं है खाली, इसलिए आ सकता हूँ, ना तो कह दो चले जाएंगे। अब तो वो पढ़े लिखे जाट हो आप तो ना। पता नहीं और कहते हैं पढ़े लिखा जाट खुदा बराबर। के खुदा, आप बेकार की बात करो, खुदा की कहा तो गया, कहावत तो है ये, कहावत तो है। अनपढ़ जाट पढ़े बराबर और पढ़ा जाट खुदा बराबर। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी, और हमारे साथ मौजूद हैं आज एक बहुत ही ख़ास मेहमान। मैं उनको अपना अंकल जी कहता हूं, मेरे पिता समान हैं, लेकिन हैं बहुत ही दिलचस्प आदमी और आजकल बहुत चर्चाओं में हैं। पद्म श्री डॉक्टर संतराम देशवाड़ जी। धन्यवाद धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को, श्रोताओं को। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। और आपसे जब भी मिलते हैं ना, ऐसा लगता नहीं है कि कई दिन में मिले। हाँ, अनु लगे काले मिले थे। हाँ बिल्कुल। नहीं, यही तो जिंदगी है, अगर ऐसा लगे कि जैसे मिलते रहे, मिले हैं कल ही। जी जी, तो आप भी दिलचस्प आदमी हो। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब आपने ज़िंदगी की बात शुरू कर दी जी, तो मैं चाहता हूं कि आज आपकी ज़िंदगी में झांक लें, क्योंकि गांव से और पद्मश्री तक की जो यात्रा है जी, उस पर एक बार बात होनी चाहिए, ताकि जो हमारी जो युवा पीढ़ी है
जी। उसको ये पता चले कि भाई ये आदमी जो बड़ा बनता है तो उसकी जो यात्रा है वो कोई आसान यात्रा नहीं होती, बड़ी कठिन यात्रा होती है। तो अंकल जी आप अपने गांव से मुझे बताओ कि आपके पद्मश्री तक की जो यात्रा है कैसी रही? नहीं, आप ठीक कह रहे हो। ये जो दिखाई भवन हम देखते हैं तो जी। वो भवन लोगों को देखने में लगता है कि इतना आलीशान है, मगर वो कैसे बना है, कैसे नींव है, किस प्रकार से उन्होंने कारीगरों ने मेहनत की होगी, वो नहीं देखते लोग। जी। तो इसीलिए मैंने ये महसूस किया है इस अलंकरण के बाद कि भाई कोई भी आप को उपलब्धि है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। मिलती। और मेरा भी यदि आप सारा, मैं जब आत्मकथा लिखूंगा, अभी रहनी है, बाकी है, लिखी नहीं है, तो उसमें लिखूंगा कि मैं भी कई बार आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। अच्छा जी। कि भाई मैंने भी इतने संघर्ष किए, इतने कष्ट उठाए, और तब आकर अब मैं ये दिखाई दे रहा हूँ उसमें ये स्थिति नहीं है। जी। मैं आपको बता दूं बचपन से ही कि हमारे गांव में जब मैंने मैट्रिक की तब कोई विद्यालय नहीं था, स्कूल नहीं था आपके? स्कूल नहीं था। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव है जज्जर में, खेड़का गुज्जर। खेड़का गुज्जर। और गुज्जर कैसे नाम प्राइमरी पड़ेगा? स्कूल भी नहीं था। अच्छा। गुज्जर इसलिए पढ़ा कि वहाँ पर आज़ादी से पहले, जी। आज से कई शताब्दी पहले, वहाँ कोई मुसलमान गुज्जर रहते थे। अच्छा जी। और वो आज़ादी से पहले उनसे हमने खरीद लिया। वहाँ पर एक खेड़ा था और उस खेड़े को खरीद 4000 बीघे जमीन थी। अच्छा। उसको 400 रुपये में बताते खरीद ली। और इसलिए उसने ये शर्त रखी थी कि भाई मैं 400 रुपये में दे तो रहा हूँ इतनी ज़्यादा जमीन, केवल मेरी एक शर्त है कि भाई आप इसके आगे खेड़ का गुज्जर। अच्छा, मेरी याददाश्त रख देना। हाँ, ये रख लेना। उसका चंचल गुज्जर नाम था। अच्छा। तो चंचल तो नहीं लिखते अब, गुज्जर फिर वो कागजों में भी है और अब भी कहा जाता है। कई लोग सोचते हैं कि आप गुज्जर हैं। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं हमारे गांव में। देशवाल गोत्र का जाट। हाँ, देशवाल बहुल क्या है ही देशवाल। अच्छा जी। और दूसरी जातियां तो हैं, मगर बाकी गुज्जर नहीं है कोई। गुज्जर नहीं। वो तो खरीदा था इसलिए उसके आगे लग गया। और कई बार तो ऐसा है, कई जो मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि एक दो जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, किसी ने गुज्जर हटा के खेड़का लिख दिया, तो उन्होंने मेरे पास भी टेलीफोन किया और सोशल मीडिया पे भी लिखा कि भाई ये गलत बात है। उस आत्मा जो परंपराएं निभाओ, परंपरा नहीं, उस आत्मा के साथ भी आप आघात पहुंचा रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं जिसने ये शर्त रखी थी। इसलिए सबसे विनम्र प्रार्थना है कि आप गुज्जर तो लिखो ही लिखो। तो इसलिए उसका गुज्जर नाम पड़ा था। अच्छा। तो इसलिए उस समय प्राइमरी स्कूल भी नहीं था हमारे यहाँ। जी। पास का गांव है दुलेड़ा में प्राइमरी स्कूल था, वहीं पर हाई स्कूल था। मेरे गांव में अब इस साल हाई स्कूल बना है। अच्छा जी, इतने साल। देखो कितने, मैंने मैट्रिक 72 में की थी। जन्म कौन साल में हो डॉक्टर साहब? मेरा 1955, 24 अप्रैल को। अच्छा। तो हम वहाँ जाते थे पहले, जैसे कई लोग कहते हैं ये तो सबके साथ था, हो सकता है मेरे साथ भी वही कहानी हो। वो तो मैं नहीं कहता कि भाई हम ना हमारे पैरों में जूते होते थे। आपका बचपन बड़ा कठिन रहा है ना? हाँ, बचपन में मैं जब 3-4 साल का रहा हूँगा तब मेरे पिताजी की देहांत हो गया अकस्मात। अच्छा। और पहले बचपन में विवाह कर देते थे। कई भाई बहन हो गए हम। मेरी माँ बताती हैं कि मेरी तो बचपन में शादी हो गई, मैं जब, और बच्चे भी वो जल्दी हो गए, 8 भाई बहन। तो वो चले गए। उसके बाद जब वो गए तो मेरे पिताजी बड़े प्रगतिशील किसान थे। अच्छा। हम, मुझे ध्यान है, हम बचपन में कई गांव जो आसपास के गांव हमारे, बुपनिया है, खुंगाई है, कबलाना है, दुलेड़ा है, खरमाण है, इन गांवों की ज़मीन मेरे पिताजी बोते थे। और बाद में मुझे पता चला, उसमें बचपन में तो हमें पता नहीं था कि वो पहले गहने रखते थे। अच्छा। तो गहने ज़मीन बोते थे, काश्त करते थे, तो काफ़ी समृद्धि थी। मगर उनके देहांत के बाद सब डावाडोल हो गया। कोई, सारे हम छोटे छोटे बच्चे थे और मेरे दादाजी थे
वो भी उस समय 70 से ऊपर हो गए थे, तो इसलिए वो भी वृद्ध हो गए थे। उन्होंने थोड़े संभाला, वो तो आखिर तक जब 100 साल के करीब उनका देहांत हुआ तब तक वो हल जोतते थे। अच्छा जी। पर फिर भी वो डावाडोल हो गए। उन्होंने सोचा ये बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो इन्होंने सबको बुला के उनको, भाई ये बच्चे झगड़ा करेंगे, तुम इस ज़मीन को अपने ले लो, बांट लो। तो सबको दे के बगैर पैसे, किसी ने दिए ना दिए, सबको वापस कर दी कि भाई हमें नहीं चाहिए, अब ना तुम्हें कर सकता, हमारी अपनी ज़मीन है, वो ही पर्याप्त है। तो इसलिए स्थिति गड़बड़ हो गई। 8 बच्चों का पालन पोषण, पहले ना सिंचाई के साधन थे, पहले सिंचाई के साधन भी नहीं थे, पानी कम ही होता था, पानी कम होता था। तो इसलिए मुझे ध्यान है कि जब कई बार तो मेरी माँ किसी से पहले लेन देन होता है, विनिमय होता था, भाई आप हमें दे दो फिर हम आपको बटर, दे देंगे। हाँ, क्या बोलते हैं, हाँ, बाटर स्कीम, बट ऐसे तो वो कई बार तो मुझे ध्यान है कि 1-2 बार ऐसा हुआ कि भाई हमारे वो ख़त्म हो गए, चने ख़त्म हो गए, अनाज ख़त्म हो गया, तो किसी पड़ोसी से वो लेके आए कि भाई ये 1-2 महीने काम चल जाएगा, हमारी फसल में दे देंगे, फसल पर दे देंगे। तो वो उसमें वो घूणर वो लगे हुए थे, सुरसी सी, तो वो फिर हमें देखा एक दिन, मैंने कहा माई इनसे मत घूण है, बेटे ये खा लो। तो ये स्थिति थी। अच्छा। तो फिर भी पढ़ने रुचि, मेरी पढ़ने में रुचि थी। एक मेरे बड़े भाई हैं, उनकी भी रुचि थी, और मेरा जो मेरे से बड़े थे उन्होंने 10 साल में ही हाल पकड़ लिया था। अच्छा, तो परिवार की जरूरत भी थी, जरूरत थी, मेरी माँ साथ रहती थी, और इस तरह से बड़ा भाव में जीवन व्यतीत हुआ। और जाहिर है फिर उसके बाद मैट्रिक करते ही, और फिर मेरी दादाजी ने भी कहा भाई नौकरी लग जा। अच्छा, तो वो वजीफे मिलते थे तब, है ना? हाँ, वजीफा मिलता था। वजीफा 8वीं के बाद भी और 10वीं के बाद भी, पर वो थोड़े सा वजीफा होता था, इतना वो ऐसा वजीफा नहीं था, 2-4 रुपये ही होता होगा। अच्छा। तो खैर मेरा मुझे ध्यान है कि हम उसमें छात्रवृत्ति मिली थी, मैट्रिक में भी, और मेरे को ही मिली थी, और तो किसी की फर्स्ट डिवीजन भी नहीं आई। हमारे इतना 7 सेक्शन थे। हाँ। उस समय हमारे इतना बड़ा स्कूल था, आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं थे, 7 सेक्शन थे, मैं एक सेक्शन में था, और मेरा ही मेरिट भी आई थी, और मेरा ही प्रथम श्रेणी आई थी, और किसी की नहीं आई। अच्छा, तो यूँ था कि भाई वो होशियार बालक थे। हाँ, कि अगर पढ़नी यूँ तो पता नहीं था कि क्या करना है। तो इसलिए मेरे दादा ने कहा कि भाई ये पड़ोसी गांव का कोई है आदमी, और ये आपको ले जाएगा, और आप ना वहाँ भर्ती उसकी है एयरफोर्स की, वहाँ भर्ती हो जाओ 10वीं के बाद। 10वीं के बाद। तो वहाँ पर मुझे ध्यान है कि जो ये पहले हवाई अड्डा होता था पुराना, वहाँ परीक्षा हुई, और वो उसी दिन हो जाता था सब कुछ। अच्छा। पहले परीक्षा होगी, फिर आपका शाम दोपहर बाद इंटरव्यू होगा, और सिलेक्शन हो जाता है। तो मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने सोचा कि ये सिलेक्शन तो हो गया, पता नहीं मन में कि मुझे तो पढ़ना है। तो मैंने कहा कि वो भाई तेरा वो हो गया, तो जाओ वहाँ पर। तो मैं तो बगावत कर गया, मैं कहना मैं पढ़ूँगा। और अच्छा, घर लेटर आ गया आपके? हाँ, दादा कह रहे जा। हाँ, आप कह रहे पढ़ूंगा? माँ भी कहती मैं तो नहीं जाता। हाँ। तो मैं गया नहीं। उसके बाद फिर मैंने पॉलिटेक्निक, जैसे बच्चे कह देते हैं वैसे ही, तो गांव के बच्चे कहने लगे पॉलिटेक्निक में दाखिला ले लो, झज्जर। अच्छा। और झज्जर था पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट का। हाँ। उसमें ले लिया। फिर किसी ने कहा कि ये छोड़ दो, हाँ। कॉलेज में ले लो। हाँ। चलो कॉलेज में ले लेंगे। उन्होंने जो फीस वापस कर दी, कॉलेज में चले गए, साथ में ही वो झज्जर कॉलेज। झज्जर। अच्छा, आप एलुमनी झज्जर कॉलेज? हाँ, मैं हूँ। पहले उसको नेहरू राजकीय महाविद्यालय कहते थे, आजकल पीजी हो गया। तो वहाँ पर दाखिला ले लिया प्रेप में। और फिर वहाँ पर ना कपड़े थे, ना जाने के साधन थे, तो कई बार तो पैदल ही जाते थे हम, 15 किलोमीटर गांव से। पैदल जाओ पैदल जाओ, और भी जाते थे। मैं क्या, हाँ, सारे ही मैं थोड़ा भाई मैं अलग जाऊँगा। फिर बस भी चलती थी, तो बस में जो समृद्ध थे वो बस में जाते थे, पास बनवा लेते होंगे या किराया। और फिर उसके बाद
1 साल के बाद फिर मेरे को छात्रवृत्ति मिली, उस वक्त थोड़ी सी थी। फिर मेरी माँ ने कहीं से, मेरे दादा ने वो एटलस साइकिल मंगवाई थी पानीपत से। अच्छा। और वो बड़े मुझे लगा कि हवाई जहाज आ गई, तो वो उस पर जाने लगे। वैसे एटलस की फैक्ट्री आपके सोनीपत में थी? नहीं हाँ नहीं A1 की। A1 की। हाँ A1 की A1 थी। की। A1 की थी। मुझे अब भी ध्यान है, मुझे वो बहुत प्रिय रही। अपनी साइकिल तो लग्जरी आइटम था। हाँ लग्जरी। तो वो फिर उस पर जाते थे हम, नित्य प्रति जाते, बहुत सारे बच्चे जाते थे। और फिर प्रेप में उस समय ना तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय था, पंजाब यूनिवर्सिटी थी जी। पंजाब विश्वविद्यालय। पंजाब विश्वविद्यालय में मेरा उस समय 9वां स्थान आया। अच्छा जी। उस समय हरियाणा तो बन चुका था, पूरा पंजाब और हरियाणा। तो फिर नाम ये हो गया, वो ये तो था आर्ट्स में ही, जो साथियों ने कह दिया वो विषय ले लिए, ये ले लो, ये ले लो, साइकोलॉजी ले लो, दर्शन शास्त्र ले लो। साइकोलॉजी थी तब भी? हाँ, सब्जेक्ट साइकोलॉजी बड़ी बात थी। हाँ साइकोलॉजी थी। तो फिर वो छात्रवृत्ति मिलने लगी। मगर ये भी एक वो है कि मेरे जो दादा थे वो भी बड़े अनुभवी और प्रगतिशील थे। हमारे जो वहाँ पर खेत है वो गांव से 4 किलोमीटर दूर है। जो मुख्य सड़क है जो जज जाती है वहाँ है। हाँ। हमारे खेत, तो वहाँ पर वो थे, तो वहाँ से तो सारा 7-8 किलोमीटर रह जाता है झज्जर। तो मेरे दादाजी वहाँ प्रिंसिपल के पास चले जाते, दोनों दोस्त हो गए। अच्छा। वो प्रिंसिपल है, PhD है, और वो अनपढ़ है। अब दोस्ती है? दोस्ती। कॉलेज में बतलाए जाते? हाँ जाते, उनके घर जाते। अच्छा। कभी गन्ने ले गए, और वो हमारे घर साइकिल पाते। कई बार आते कि आज चौधरी मोहनलाल जी से मिलकर आना है, प्रिंसिपल भी आते। फिर मैं ठीक ठाक पढ़ने में निकल गया। तो फिर मैं ज़रूर यहाँ पर याद करना चाहूँगा हमारे जो प्राचार्य थे डॉक्टर BD शर्मा। वो फिजिक्स के थे। वो थे तो पंजाबी भाषी, मगर उन्होंने मेरे जो ज़िंदगी थी उसको शेप देने में उनका योगदान है, बहुत बड़ा योगदान। क्या किया शर्मा जी ने? उन्होंने ये किया कि मुझे स्कॉलरशिप तो मिलता था। हाँ। वो तो इतना पर्याप्त नहीं होता। तो एक दिन क्या किया, जैसे मैं बताऊं, भाई पहनने के ऐसे कपड़े होते थे, तो सर्दियों की बात थी, और मैं स्वेटर जर्सी कुछ नहीं पहन के गया, क्योंकि साइकिल चला जाते वैसे पसीने आ जाते, और कुर्ता पजामा वैसे पहनते थे। तो उन्होंने कहा कि क्या, मैं गया, कहा कि स्वेटर क्यों नहीं पाई? मैंने कहा जी नहीं, घर को सर्दी नहीं लगती। मेरे को पकड़ के वहाँ ले गए दफ्तर में, और अकाउंटेंट को कहने लगे, वो अकाउंटेंट मुझे याद है भटनागर थे। वो भटनागर, काके नो इतने रुपए फट दे, इतने पैसे दे दो। मैंने कहा जी पैसे मुझे ज़रूरत नहीं है। अरे चुप चुप, ऐसा है, इसके स्वेटर जर्सी और ये खरीद कर कल पा के आना है। तो उसकी तो कई आई होंगी उस समय, मुझे ध्यान नहीं। तो फिर वो मैंने खरीदी। उसके बाद फिर एक दिन उन्होंने बुलाया, का कि था अखबार पढ़ दे। वो माँ अखबार जी गांव में भी नहीं आता उस समय। अखबार कहाँ आते थे, अंग्रेजी का था दी ट्रिब्यून। वो मुझे पता था कि कादा कोई पढ़ा लिखा, वो डाक से आता था, डाक से आता था कई दिन के बाद। तो मैंने कहा जी हमारे गांव में तो कोई अखबार उखबार नहीं आता। अच्छा ये बता, वहाँ पर जो बस रुकती है दुलेड़ा, कि वहाँ कोई दुकान है चाहे वह की? मैं कहा जी दुकान है। वो जानता है, वहाँ जानता है। तो बस आती थी पिलानी से, पहली रात को चलती होगी, और वो झज्जर से और हमारे गांव वो 5:45 बजे पहुँच लेती थी। तो वो कहती थी कि मैं आज जो है, उन्होंने कहा कि मैं आज उसको स्टेशन सुपरवाइजर था, सुपरवाइजर क्या सुप्रीडेंट होगा, आज मैं उनको कह देता हूँ, और नित्य प्रति वो ड्राइवर आपके वहाँ अखबार फेंकेगा अंग्रेजी का, वो ले लेना, और वो सुबह लेकर पढ़ कर जब आना है। यहाँ पर ना ये जो खबरें होती हैं, तो उस समय वो क्या करते थे, जैसे विद्यालयों में ना होता, उस समय कॉलेज में होता था, सुबह खबरें पढ़नी पड़ती थी। अच्छा। बच्चा पढ़ता था तो अक्षर में पढ़ता था, कॉन्फिडेंस
डेवलप होता था बच्चे में। उसके लिए तो फिर वो मैंने फिर इतनी हिम्मत थी नहीं उनसे यूँ कहें जी पैसे कहाँ से आएंगे ना, हिम्मत थी पूछने की। और वो फिर ना उन्होंने कहा। तो फिर बाद में थोड़ा मैं सीनियर हुआ फर्स्ट ईयर में, तो फिर मैंने कहा जी इसके पैसे सर, अरे जब छड़ तो इत्या और बटनागर इत्या काके के साइन करवा ले। और वो साइन करवा लेते, वो क्या लिखते मेरे समझ में किसी फंड से दे देते होंगे, दे देते नहीं। और वो करते। तो इस तरह से वो पढ़ने की मेरी रुचि और ज़्यादा बन गई। और फिर मैंने इनमें भाग लेना शुरू कर दिया। कोई मंच ऐसा नहीं होता था कॉलेज में जिसमें मैं बोलता नहीं। पार्टिसिपेट करते थे। खबरें तो पढ़ते थे, इसके अलावा भी कोई विद्यार्थी यदि कोई मंच पे बोलता था तो मैं बोलता था। जैसे पहले बोलना हमेशा ही कठिन काम रहा है वैसे, है ना? कठिन काम रहा है, पर मैं उसका भी बताता हूँ कि मैं जब 11वीं में था प्रेप में, तभी हमारे उसके संस्कृत के एक प्राध्यापक थे डॉक्टर ईश्वर दत्त रेडू। और वो कहने लगे कि भाई ऐसा है, ये मैं लिख के दे दिया, ये संस्कृत का भाषण याद कर ले। मैंने कहा जी मुश्किल होगी, क्योंकि संस्कृत भी थी मेरे पास। अगर नहीं ये याद करके ला, 2 दिन देता हूँ उनको, इसको घोट लिया। तो मैं 2 दिन के बाद घोट के ले गया। फिर वो नित्य प्रति करते थे कि जब कक्षाएं हो जाती तो मुझे अलग से वो प्रशिक्षित करते थे। ये उच्चारण ऐसे कर, ऐसे खड़ा हो, ऐसे बोल। और यूं किया, महीनों भर किया होगा, कितने दिन किया। फिर कहते थे अब तू खेतों में जाकर खुल के बोलना, आप जैसे भी मैंने बताया है। और शीशा है हमारे, शीशा छोटा सा हमारे घर। अब चलो कोई बात नहीं, खुल के बोलना और तेज तेज। तो मैं खेतों में बोलता को सोची पागल हो गया लड़का, क्या कर रहा है? ये बोल रहा है, दिमाग में फर्क आ गया, कुछ को मोहनलाल जी के पोते के। तो वहाँ पर फिर ये बात है, दिसंबर का कोई दिन था, सर्दी थी। और फिर उस दिन ये हुआ कि आज उस समय हमारा जो महाविद्यालय था वो बहुत बढ़िया था, मैट भी आती थी और इन गतिविधियों में भी। तो उस दिन हिंदी में भी, संस्कृत में भी और अंग्रेजी में 3 सर्वोत्तम वक्ता, छात्र वक्ता निकालते थे, बेस्ट स्टूडेंट, ओरेटर। तो मेरे को संस्कृत में, और भी थे संस्कृत में, तो वो संस्कृत में मैं फिर बोला पहली बार। बता रहा हूँ, जब तो मैं स्कूल में से गया था, स्कूल में सामूहिक गतिविधियों में तो लेता था भाग, व्यक्तिगत नहीं। तो मैं वहाँ खड़ा हुआ तो मेरा सारा शरीर भीग रहा पसीने, पिंडिका में। और यूँ करो वो था डायस, उसमें दिखाई नहीं दे, मैं काँप रहा। पर फिर भी मैंने जैसे उन्होंने कर रखा था, बता रखा था, हाथ उत करके, और वो भाषण बोल दिया। और फिर अच्छा होगा, मैं ना पहली बार 11वीं का एक विद्यार्थी और बेस्ट स्पीकर ऑफ द कॉलेज हो गया। फिर तो ये आ जाता आदमी में, कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर मैं नित्य प्रति करने लगा, और भाषण में, कविता में, डिबेट में, और इनमें जो सामूहिक होते थे, नाटक में, इनमें भाग लेने लगा। फिर हमारे प्राचार्य की बात चल रही थी, उन्होंने फिर ये सोचा कि भाई अब ये वैसे बड़ा विद्यार्थी हो गया, तो फिर वो थोड़ा कहता भी ना जी मैं तो नहीं करना। तो फिर वो कहने लगे कि ऐसा है, नोटिस निकाल दिया मेरे को ना, छात्र पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अच्छा। स्टूडेंट लाइब्रेरी को स्कीम आई होगी, और उसके तहत ये था कि मुझे महीने के कुछ पैसे मिलेंगे, और मेरा काम होगा कि मेरी खाली जो क्लासेज, और क्लास के बाद 4-5 बजे तक मैं वहाँ जाऊँगा और विद्यार्थियों की मदद करूँगा किताबें निकालने में और कुछ। तो बच्चे तो पाठ्यक्रम की पुस्तक पढ़ते हैं, मैं वहाँ खाली रहता तो वहाँ किताबें निकाल के पढ़ता, सिलेबस के बाहर की चीज़ें। हाँ, वो पढ़ता मैं। तो वो पढ़ने लगा। पढ़ने में थोड़ा जाहिर है कि भाई वो अध्ययन करेगा तो उससे तो आदमी का थोड़ा वो होगा। तो फिर गतिविधियाँ होती थी, तो मुझे ध्यान है मैंने पहला ही कबीर के ऊपर कोई दिल्ली में अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता का नोटिस लगा, और मैंने वो निबंध लिख के और भिजवा दिया कॉलेज के माध्यम से। तो मेरा उसमें बताने
पहला तो नहीं आया, दूसरा आया, तीसरा स्थान आया अखिल भारतीय स्तर पे। फिर वो थोड़ा और हो गया, क्योंकि फिर वो जब बाद में देते हैं तो मेरिट सर्टिफिकेट भी देते हैं। उसके बाद मैं निबंध लेखन करने लगा। मुझे अब भी ध्यान है कि आपने पीएचडी भी तो निबंधों पे ही हाँ निबंधों पे किए। तो फिर निबंध में मेरा विशेषीकरण हो गया। मैं एक प्रकार से विशेषज्ञ हो गया निबंध में, और निबंध लेखन करने लगा। और फिर वहाँ से मैंने बीए की, और बीए करके और फिर वही बात आ गई कि भैया वो नौकरी कर, आप नौकरी कर और मास्टर लग जाए या पटवारी लग जाए, ये दो ही होती थी। अब वो बीएड कर ले या जेबीटी कर ले, और मेरे पता मगर मैं तो मास्टर नहीं लगूंगा, मैं मास्टर नहीं लगना। फिर भी हुआ भाई हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, कैसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। तो फिर भी मैं किसी तरह जाके और दिल्ली विश्वविद्यालय में, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में, रोहतक विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी, एमए अंग्रेजी के फार्म भरे। अच्छा जी। तो जाहिर है वहाँ भी हो गया मेरा, चंडीगढ़ भी, वहाँ से भी चिट्ठी आ गई, दिल्ली भी हो गया, पर पैसे थे नहीं। फिर वो यूँ हुआ कि भाई 2-3 दिन रह गए रोहतक के, तो ये भी गई तिथि चली जाएगी। तो मैंने गांव में किसी से कोई उसमें था किसी सर्विस में, उससे कहा भाई मेरे को ना 600 रुपये दे दे, मैं फिर तेरे दे दूँगा उधारे। और उससे मैं उधारे हमारे घर वालों को बताइए मत। और मैं वहाँ लेके, और ना मैं कपड़े ले गया ना और कुछ, जो कुर्ते पजामे में चला गया। उसको भागना कह लो, कुछ कह लो, रोहतक आ गया। माँ को बिना बताए ना, हाँ किसी को नहीं बताया। मेरे लिए तो रोहतक लंदन था उस समय, और यहाँ दाखिला ले लिया। वो 400 कुछ रुपये लगे, बाकी बचे। अब यहाँ ना मेरा रहने का स्थान था और ना खाने का स्थान था। कभी पहले मैं कुछ दिन रेलवे स्टेशन पर सोया, वो भगा दे, भागो यहाँ से, सुबह रोडते उठ के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आ जाऊँ। फिर उसके बाद किसी ने बताया कि वहाँ छोटूराम धर्मशाला में सो जाया कर। तो छोटूराम धर्मशाला वहाँ तख्त पर सो जाता, वो कपड़े रात को धो लेता, जब 1-2 दिन में वो हो जाए, और फिर वो सूख जाए तो यहाँ लगा लेता, वो प्रेस हो जाए, पहन जाऊँ। पर मन में कभी भी किसी को ये नहीं दिखाया कि भाई मैं भूखा हूँ, क्योंकि मैं तो चने भूगड़े ये खाता, 2-4 दिन में रोटी खाऊं, नहीं तो फिर पैसे नहीं थे। स्कॉलरशिप मिलेगा बाद में, वो तो जाके मिलता था नवंबर-दिसंबर में। तो इसलिए वही 200 रुपये में काम चल रहा है आपका, उसी में चला। और 6-7 महीने तक ज़्यादा ही ऐसे किया आपने? हाँ, जाट धर्मशाला सो गए, वहीं से उठ के चले गए। किताब चने खा लिए, चने खा लिए, गुड़ खा लिया। और मैं एक और बताऊं, मैं तो सारी बात बता देता हूँ। एक बार तो क्या हुआ, मैं भूख इतनी लगी, कई दिन हो गए रोटी खाई, और चने और वो खाओ कब तक वो होगा। तो मुझे वहाँ मेरे कोई क्लास फेलो होते हैं, उनके भाई यहाँ पर पीजी में थे, पीजे में। वो मिल गए, अरे कहाँ घूम रहा है? मैं भाई साहब मैं कुछ नहीं, आजा, संडे इतवार था। तो मैं कहा आजा तो मेरे साथ हॉस्टल में आजा। और वहाँ हॉस्टल में चला गया, सुबह की टाइम है, और वो फिर ब्रेकफास्ट परांठे थे। ओहो मुझे ऐसा हुआ कि भाई मैंने बहुत आशीर्वाद दिया, कई परांठे खाए। आज तक जिंदगी में याद है? नहीं याद है, अरे बताया नहीं मगर मैंने, कहाँ रहता है, मगर कमरा ले रखा है, किसी को ये नहीं बताया कि कितने गरीबी के हालात में। आज ये यहाँ ये बता रहा हूँ, मैंने किसी क्लास पे लोगों नहीं बताया, किसी और कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया किसी को। तो फिर एक दिन क्या हुआ, घर वालों ने ढूंढा नहीं आपको? ढूंढ रहे थे। अच्छा। उनको क्या पता कहाँ गया, उनको तो पता नहीं था ना, गुम हो गया। उनकी तरफ से तो गुम हो गया मैं, तो चिंता भी रही होगी। ये मेरी मूर्खता थी, मुझे बताना चाहिए था। और मगर मैं नाराज हो गया ना, ये बच्चे जैसी बुद्धि होती है, तो माँ से भी नाराज हो गया, दादा से, भाई ना पैसे क्यों, क्रांतिकारी कदम मुझे थोड़ा बताया कि भाई उनके पास पैसे नहीं है। अब समझ में आती नहीं ये बातें, तो उस समय तो सोचते हैं ये होंगे पैसे नहीं देते नहीं। तो फिर एक दिन हमारे धीरे धीरे यहाँ जानकारी हो गई, विद्यार्थियों में चुनाव हो गए, छात्रों के, छात्र संघ थे उन दिनों। तो हमारे एक मित्र थे,
वो हॉस्टल में रहते थे। पहले हॉस्टल था, जाट कॉलेज है ना, हाँ, फुटी ही बिल्डिंग अब भी है वो वो, उसमें है ना? उसमें था। सेठ साजूराम जी ने जो हाँ बनवाया था। उसमें था हमारा हॉस्टल, जो जाट कॉलेज के इधरवाड़ी। हाँ, अब तो पता नहीं क्या बना रखा है वहाँ। गौना कुछ नहीं रखा, वैसे ही पड़ा है वो खंडर। अच्छा, तो उसमें इसने विश्वविद्यालय ने किराए पे ले रखे। वहाँ भी था, तो वहाँ वो रहता था लड़का। तो वो कहने लगा आज तेरे कमरे पे चलेंगे शाम में। कमरा हो तो चाहो। कमरा तो था नहीं, वहाँ से लाइब्रेरी में पढ़ के हम वहाँ सतनाम की कैंटीन में बैठे थे, वहाँ फ्री मिलती थी। अच्छा। सतनाम की कैंटीन में चाय समोसे फ्री मिलते थे। फ्री देते थे? क्यों? फ्री का मतलब है कि वो पैसे नहीं लेते थे, वो लिख लेते थे। अच्छा और जिसके पास जो हो ना जब दे जाइयो। अच्छा अच्छा। तो वो हमारा एक प्रकार से सहारा था। सतनाम की कैंटीन। सतनाम की कैंटीन केवल समोसे और चाय मिलते थे वहाँ। अच्छा। कितने खाओ, और लिख लेता था। और उधार? उधार, पैसे नहीं मांगता था वो, कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। तो ये भी एक आश्चर्य की बात थी कि वो तो ये था कि हमारे निर्धारित थे कि ये जो पेड़ है अमलतास के पेड़ थे वहाँ, अब नहीं है। और इस पर तो अमुक बच्चा बैठता है, उसके नीचे वो बैठेगा, उसके फिक्स जगह थी। फिक्स जगह थी। तो वो 2-4 तो अपने आप ही लिख लेता था, चाहे पी हो चाहे नहीं होगा, आए होगा। और उसके किसी ने पैसे नहीं मारे। सबसे पहले स्कॉलरशिप मिले या कहीं से भी उसको देखे। उधार, ऐसे उधारिया तो मिलता ही नहीं ना। हाँ गजब था वो, कि जो पैसे ही ना मांगे। हाँ गजब था। तो वो हमारा पेट भरने का एक वो था। तो फिर यहाँ आगे मेडिकल मोड़ तक, तो बोले आपके कमरे पे जाने के लिए? हाँ मॉडल टाउन में। कमरा आपका जाट धर्मशाला का तकत? हाँ, और मैं जा धर्मशाला वो बता रखा मॉडल टाउन। तो फिर मॉडल टाउन में अब कहाँ जाऊँ? मैंने कहा भाई ऐसा है, मेरा तो कोई कमरा नहीं। बोले और कहाँ था? मैं तो जाट धर्मशाला हूँ। आगे फिर हम मर गए, मगर भी मर गए। फिर तेरे चेहरे पे कोई शिकन नहीं, मगर ना वो तो अब भी नहीं है। अज्ञात टोरे से रहता है तो दोस्ती है। हाँ, कि किताब भी नहीं है, बस मैं तो एक डायरी उसमें लिख लेता, जो बोलते यूँ कहीं वो लिख लेता। बोला यार ये तो बहुत गलत बात है, वहाँ सामान है, वहाँ सामान सोन कुछ नहीं, पहन रहे हो यही है। अब चल तो फिर उसमें मेरा 4 सीटर है। अच्छा। और वो एक प्रकार से एक तो तगड़ा भी था, और एक वो क्या नाम था आपके दोस्त का? उसका नाम था धर्मपाल नंदल, डीपी नंदल। बाद में मिले कब इससे? हाँ मुलाकात हुई है। अच्छा अब तो बॉम्बे रहता है। अच्छा। वो उसमें एक्साइज में चला गया तो वहीं सेट हो गया। हाँ। तो फिर उसके बाद बोला यहाँ कोई नहीं रहता, इसमें मैं हूँ एक लाई 4 सीटर में रे यहाँ। मगा यार रहूँ, मेरे पैसे थोड़ी हैं, छोड़। बोला छोड़ना। वो सतनाम हुआ ठेकेदार वही। बोला इधर आ। बोला ये यहीं रहेगा, कोई गल नहीं, साढ़ा भरा है। ऐसे ही था वो, बहुत गजब का सरदार था। तो वहाँ फिर रहने लगा। फिर वहाँ शिकायत होगी वाइस चांसलर को कि वो फ्री में रहे मेरे नाम। आपकी शिकायत है? हाँ, वो तो फ्री रहता है ना, तो दाखिला ले रखा है और उड़े रहे। नहीं, दाखिला तो हो गया था। दाखिला उसमें हॉस्टल में। हॉस्टल में? अच्छा। हॉस्टल में भी तो चाहिए। हाँ, उसकी फीस भरते थे। हाँ, उसकी फीस तो फीस थी नहीं। मैंने कहा फिर पास फीस तो नहीं है। तो फिर छापा मारा एक दिन रजिस्ट्रार वाइस चांसलर ने। तो वहाँ पर वो बोला कि आज नहीं हो गए, छापा पड़ेगा, मैं आप संभाल लूँगा, तो जा लाइब्रेरी में। मैं चला गया। वो फिर बात हुई, बोला जी ऐसा है, वो रहेगा। उधर अच्छा, पैसे स्टैंड ले लिया। हाँ, पैसे ना है। अर्धवार लाल जीवन ने जाने थे वाइस चांसलर। अच्छा, उस समय वाइस चांसलर अर्धवार लाल जी थे? हाँ। अच्छा। वो हमारे उससे हमारा जो हल्का था उससे एमएलए बनते थे। अच्छा अच्छा। तो इसलिए मुझे व्यक्तिगत जानते थे। तो इसलिए वो भी चुप रह गए। ये गलत बात है ना कि मैं बता रहा हूँ यहाँ सार्वजनिक रूप से। तो फिर स्कॉलरशिप आते, तो फिर हमने फिर अगले साल ये कहा भाई ठीक नहीं है, तो इसलिए दाखिले के भी पैसे भर दिए और ऑफिशियली कमरा ले लिया। हाँ, फिर ले लिया। फिर उसके बाद जो है वो खाना तो फ्री होता ही था। वो फीस भी थोड़ी होती थी, 20-30 और ज़्यादा नहीं होती थी। तो इस प्रकार से एमए इंग्लिश की आप? इंग्लिश एमडीयू से? हाँ, एमडीयू पहला बैच था मेरा। और आप प्रोफेसर बने हिंदी के? अच्छा। पहला बैच हमारा था। हाँ। 1976 में दाखिला लिया हमने और 78 में पास आउट में किया। तो पहला बैच था रोहतक विश्वविद्यालय।
एमए इंग्लिश का। हाँ, रोहतक विश्वविद्यालय शुरू हुआ, 1 साल के बाद महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय बन गया। हमारे पास एमए प्रथम वर्ष की तो है रोहतक विश्वविद्यालय के वो, अच्छा। और उस दूसरी है वो है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की। और जो यूथ फेस्टिवल थे उसके प्रमाण पत्र मेरे पास रोहतक विश्वविद्यालय के हैं। अच्छा अच्छा। पहले साल के रखे हैं अब भी? हाँ, वो सारे, क्योंकि मैं भाग लेता था। तो फिर एमए के बाद मेरी नौकरी लग गई प्लानिंग कमीशन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा। रिसर्च इन्वेस्टिगेटर, ठीक थी नौकरी। तो वहाँ मैं चला गया, पर मैं रोहतक और तंग हुए ना आप? बहुत ज़्यादा। उसका भी बता दो। तो मैं रोहतक में मेरा बहुत दिल लगता था, और ये था कि मेरी ये इच्छा थी। अब तो देखो बहुत समय हो रोहतक गया। का मतलब क्या है पता है अंकल जी? रूह तक। रूह तक। मैं भी यहाँ 2-4 दिन काम करने आया था, और देखो मैंने यहाँ सारी उम्र रहना पड़ेगा। और जो है मुझसे ही पूछो तो मेरा ये था कि भगवान मुझे रोहतक रखे, मैं इससे बाहर ही ना जाऊं। तो मगर नौकरी लग गई। तो मैं वहाँ जो थी ऐसी नौकरी थी जिसमें कुछ उलट पुलट होता था। अच्छा। क्योंकि रिसर्च हमें रिसर्च करप्शन की रिसर्च करके देनी पड़ती, और वो रिसर्च में मैंने ये कहा मैं तो ओरिजिनल करूँगा, मैं तो मूल करूँगा। और वो कहते थे कि भाई ये दे रहे हैं, बड़ी ये जो इंडस्ट्री है वो दे देंगे आपको सारा, कि कितने कितने वर्कर हैं, कितने बिजली की यूनिट लग रही है, क्या करो आप यूँ का यूँ करो, आप मौज लो, रेस्ट हाउस में रुको। तो मैं तो वहाँ लेदर इंडस्ट्री की करके आए, तो हम तो वहाँ मंदिर में रुकते थे। 2 इन्वेस्टिगेटर थे, एक मनमोहन शर्मा था, वो कहीं सुन रहे हो तो, और एक मैं था। मगर ना भाई पंडित जी हम यहाँ रुकेंगे, हम नहीं रुकते उनके रेस्ट हाउस में। तो वहाँ यूँ रुकते थे। फिर वो तंग करने लगे कि नहीं मान रहा, तो फिर मुझे वहाँ उसमें वुड इंडस्ट्री में इलाहाबाद भेज दिया। बदली कर दिया? नहीं, हेडक्वार्टर तो दिल्ली था, भेज दे हमें प्रोजेक्ट पे भेज दिया। फिर पटियाला भेज दिया, पीलीभीत भेज दिया, यूँ अलग अलग। मतलब वहाँ मैं 1.5 साल रहा हूँगा, 1.5 साल, कि वो यूँ तंग करते, और वो यूँ करते कि भाई यूँ कहीं फंस जाए तो इसको फंसाओ। फिर मैंने यहाँ आके और वैसा उसको दवालाल जी को कहा, जी मैं तो वहाँ नौकरी मुश्किल है, तो उनका छोड़ है, तो यहाँ तेरे को यहीं कहीं सेट कर दे। तो यहाँ आके मैंने ला में दाखिला ले लिया। अच्छा। छोड़ है नौकरी, तो पैसे थे मेरे पास, तनख्वाह इकट्ठे कर लिए ना, इतने तनख्वाह के थे। उस टाइम बेकार करने की आदतें नहीं होती थी ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर भी घर वाले तो नाराज हो गए, यार ये नौकरी और छोड़ दी, इसमें भी छोड़ता फिरता है तो। और मैं वो जो LLB थी वो उस समय थी तो पूर्णकालिक, पर थी दोपहर बाद 2 बजे के बाद, संध्याकालीन क्लास से थी, संध्याकालीन। तो वो भी हमारा पहला ही बैच हो, शायद पहला नहीं दूसरा था LLB का। तो LLB मैंने की यहाँ से, और साथ में दवालाल थे ना, उन्होंने मुझे ये कहा कि ये तेरे को नौकरी दे दूंगा सुपरवाइजर की। अच्छा। मगर वो इंटरव्यू है सुपरवाइजर का, तो वो किसी और किसी पास आ गई, वो लगा दिया। अब मैं नहीं लगाया, तो फिर उसने, मैं आपकी भिवानी की है उनको भी याद करना चाहूँगा, राजेंद्र प्रदीप थे, प्रिंसिपल रहे यहाँ, डीन ऑफ कॉलेज, विद्वान आदमी थे, गजब। जैसे मेरे प्रिंसिपल थे ना, ऐसे ये मेरे वो थे अभिभावक की तरह। तो वो फिर उन्होंने उनको जिम्मेदार लगाई, इस लड़के को कह दो ये LLB कर रहा है, खर्चा वर्चा निकल जाएगा, ये ज्वाइन कर ले। और आपको नौकरी दे दी कल रखी? हाँ। अच्छा। और मैं फिर इसको कर दूंगा, प्रमोट कर दें, नहीं बड़ी नौकरी दे दूंगा फिर। तो जो है मैंने कहा मैं तो नहीं करूँ। तो फिर उन्होंने कहा बेटे तुम मेरे पास आ जा। अच्छा। एक दिन मत आइए, हालांकि ये गलत बात है, मेरे सिद्धांतों के खिलाफ, बोला एक दिन मत आइए और तू पढ़, ज्वाइन कर ले, तुम ज्वाइन कर ले, तुमने दफ्तर में नहीं आना, अब पढ़ ले, तुम पढ़ ले, क्यों तेने यहाँ रहना तो है नहीं। तो उनके वो तो मेरे बेटे की तरह मुझे मानते थे, उनके आता जाता था सब कुछ। तो फिर वो बस मेरा क्या काम था कि जब उनको कोई DF से वो करते, लेटर लिखते थे ना,
चिट्ठी अंग्रेजी आपसे में। ड्राफ्ट करवाते तो वो ड्राफ्ट DFA बनाते थे जो PA वगैरह, तो वो फिर उसको चपरासी को भेजते थे, वो कहीं होगा ढूंढ के लाओ। तो मैं लाइब्रेरी में मिलूँ कहीं मिलूँ तो वो लाते, वो DFA मेरे से दिखाते थे कि वो करेक्ट कर। चाहे वो DFA 10 हो दिन में चाहे 1 हो, वो मैं काम वो करता, ठीक करने पड़ते वो ठीक करता था। मैंने ये भी कहा शुरू में, जी आप तो MA अंग्रेजी, मैं आपके आगे क्या, बोला छोड़ मुझे पता है। तो वो फिर उससे भी थोड़ा मेरा वो हुआ। तो इस प्रकार से मैं वहाँ भी रहा, हालांकि मेरी वो नहीं मानना, मगर फिर भी वो बोला ठीक है कोई बात नहीं। मगर उधर से मैं इंतज़ार करता रहा कि भी मेरा तो प्रमोशन होगा। या अब हरद्वार लाल जी तो ऐसे थे कि वो राह चलते को हो सकता है रजिस्ट्रार बना दें, और मेरे को नहीं बना रहे। तो फिर क्या हुआ कि LLB करने के बाद मैं वो, अच्छा, आपकी MA इंग्लिश होगी और फिर LLB LLB भी होगी? और साथ में वो होगी फ्रेंच का डिप्लोमा, अच्छा, फ्रेंच का प्रमाण पत्र कोर्स, हाँ, वो हो गया। यूनिवर्सिटी से वो भी मिल हाँ, गया। वो भी रेगुलर ही था। और नौकरी भी चल रही थी। हो तो उसके बाद लोग कहते भाई ये तो, फिर वो कहता तेरे पढ़ रहा है तो मैं क्या ले रहा है, मैं जानूँ मेरा काम जाने। खैर चलो, बिना दान थे उस समय, और फिर आदमी यूँ जाना यार में ठीक खर्चा चल रहा है, कोई बात नहीं। कोई भूखे को क्या चाहिए, 2 रोटी। विशेष जो है कोई आयोजन होता, काम तो कर ही रहे थे आप। विशेष जो आयोजन होता तो उसमें फिर जैसे युवा समारोह वगैरह, उसमें मैं मदद ड्यूटी करता देते, उसमें मदद करता था, क्योंकि वो तो प्रबंधन करने की बात होती। खैर तो फिर एक वहाँ से वेस्ट कॉलेज से आए थे, हिंदी के लेक्चरर थे, और यहाँ आकर रीडर लगे डॉक्टर बैजनाथ सिंघल। बहुत उन्होंने भी काफ़ी किताबें लिखी, बहुत विद्वान आदमी। तो वो मेरे मित्र बन गए, क्योंकि नए नए आए थे, वहाँ कैंटीन में मित्रता हो गई सतनाम जी वाली में। सतनाम जी वाले। तो पहले मैत्री भाव था, और वो मैं जब वो उसका रजिस्ट्रेशन के लिए, वकालत के लिए फार्म भर रहा था, तो वो उन्होंने पूछा भी क्या कर रहे हो, मैं कहा फार्म भर रहा हूँ, प्रैक्टिस करूँगा। कहाँ करोगे? मैं हाई कोर्ट में। कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करोगे, वहाँ पता है कितने दिन प्रैक्टिस नहीं, वो नहीं चलेगी वकालत। वहाँ चलेगी क्यों नहीं, हिंदी भी बोल लूँगा, अंग्रेजी भी बोल लूँगा, मेरे संपर्क भी हैं। बोला बड़े छोटे भाई यूँ बता कि घर में है कोई वकील? मगर हमारी तो रिश्तेदारी में भी नहीं है। बोला ऐसा है। उन्होंने 2-4 दिन मुझे काउंसलिंग करी आपकी? काउंसलिंग की कि भाई मान जा, तू हिंदी में आ जा, हिंदी में दाखिला 1 साल खराब कर दे। अच्छा, 1 साल खराब कर दे, फिर कर लिए प्रैक्टिस। 1 साल रह जाए, तेरा दिल तेरे लग रहा है। तो मनु की माँ के मैं हिंदी में आ गया। MA हिंदी में ले लिया? हाँ, MA हिंदी में। आप कहीं, और फिर मैं भूल गया, फिर मैं अंग्रेजी LLB भूल गया, फिर मैं मेरे गुरु हो गए। हिंदी में मजा आ गया आपने? हाँ, हिंदी में मजा आ गया। वो उन्होंने यूँ कहा ना, भाई मैं आज तो डिबेट में कविता में तो हिंदी में जाता है, और मैं अंग्रेजी का जब यहाँ विद्यार्थी था तब संप्रेषिका पत्रिका निकलती थी, अब बंद होगी वो। उसके हिंदी के संपादक? मैं ना संस्कृत का संपादक था, छात्र संपादक। परीक्षा हुई थी उसमें, तो कि भाई तेरी संस्कृत भी अच्छी है, हिंदी भी है। तो फिर उसके बाद मैं हिंदी में हो गया, पर मैं इंतजार कर रहा था कि मैं विश्वविद्यालय में लगूं, विभाग में MPhil होगी मैं फिर। तब तक आपकी वो नौकरी चल रही थी कलरक वाली? हाँ, वो चल रही थी। अच्छा, वो चल रही थी। तो फिर उसके बाद सभी सेल परमिशन दे देते थे प्रदीप साहब। कोई वो कहे ना, हालांकि अलाउड नहीं, स्पेशल कर देते थे, बोले एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस कर दिया, वे कर दिया, उनकी चलती थी। मैं लड़का पढ़ रहा है क्या, किसी को आवारागर्दी तो करता नहीं, और कोई से कुछ समझता हो, पर उनको पता था पढ़ने वाला बच्चा है। तो फिर उसके बाद उसमें मेरी पोजीशन भी आई, और MPhil में ले लिया दाखिला। अच्छा, और MPhil में फिर एक घटनाएं होती हैं कुछ। तो क्या हुआ कि हमारे गांव के कई आदमियों के साथ चौधरी हरद्वार लाल जी के संबंध थे, निजी दोस्ताना। वो तो उनका बड़ा दायरा था ना। हाँ, हमारे भी वो कुछ व्यक्तिगत सुबह शाम मिलना जुलना था। वाइस चांसलर थे, मेरे कहने से उन्होंने और तो काम किए, पर आपको नौकरी बड़ी नहीं दी। मेरा नहीं किया, औरों के किए।
तो फिर हमारे गांव के एक आगे वो उनकी लड़की लगा रखी थी और वो डबल एम ए होते हुए भी छोटी पोस्ट पे थी, तो वो उसके प्रमोशन के लिए वही इतने दिन हो गए कर दे, तो उनके आपस में कुछ गड़बड़ हो, तू तुम हो गई। तो उन्होंने यूँ भी कह दिया कि वो मेरे पिताजी का नाम सदाराम है, अगर वो सदाराम का छोरा है वो बिना लाया तने, अरे ये इतना तेरा समर्थक कितने चुनाव में काम किया। तो उन्होंने ये कह दिया कि बेवकूफ़ है तुम, अरे पढ़ा लिखा लड़का है, मेरे हल्के का है, कल को मेरे खिलाफ चुनाव लड़ ले, उसको थोड़ी लगाऊंगा मैं, उसको नहीं लगाना। तो उन्होंने मुझे बताया यहाँ आके, इसमें तब तो मेरी शादी हुई थी तब से नहीं थी, और वो लगी हुई थी लेक्चरर। अच्छा, आंटी लग गई थी हाँसी हमारे इलाके में? हाँ, न पहले तो थी, हाँ हाँसी लग गई थी उसमें। वो आदमपुर भी रही है वो? आदमपुर वो भी हमारा ही सारी वो बाद में। तो फिर मुझे बड़ा दुख हुआ। आंटी कहाँ की हैं? वो फरमाना है सोनीपत में। तो फिर उसके बाद मुझे लगा यार ये तो करता ना, अब यहाँ नहीं रहूँगा मैं, अब यहाँ नहीं रहूँगा। चोट लग गई दिल पे? हाँ, मगर यहाँ अब गिरना नहीं मुझे, और ये आदमी तो मुझे लगने नहीं देगा, ये तो कलर रख देगा सारी उम्र। हाँ, और इन बिटवीन एक पोस्ट आई थी उससे पहले साल जब मैं एमफिल नहीं की थी, तो उन्होंने श्रीमती जी को भी नहीं लगाया। तो वो भी फिर मैं सीधे तो मुँह जोर नहीं हुआ, हमारे जो गांव के लोग थे उसको कह के गए, वो लाना देख गए। खैर वो अलग बात है। तो फिर मैंने ये कहा कि भाई अब मुझे यहाँ रहना ना, जब आदमी जो कुछ चाहता है ना दिल से वो होता है, तो तभी वो वैकेंसी निकल गई हमारे छोटा हमारी कॉलेज सोनीपत में, और मैंने वहाँ अप्लाई कर दिया। वैसे कर रखा था मैं, लगना तो यहाँ डिपार्टमेंट में चाहता था, मैं डिपार्टमेंट में लगूंगा, उसी में अपने आप को योग्य समझता था। तो फिर वहाँ पर मैं आप बस में बैठ के चला गया, और सीधा का सीधा वहाँ उससे मिला, चौधरी हुकुम सिंह दैया थे सोनीपत में, हाँ, चेयरमैन। मैंने कहा जी मेरा इंटरव्यू है। वो कहने के बेटे चौधरी बंसी लाल है ना, उन्होंने पोस्ट दे रखी है और कोई लगा हुआ है, पहले से कोई साल पहले से कोई लगा, उसको पक्का करेंगे और वो ही करवाएंगे, मुख्यमंत्री है, तो नहीं हो सकता। मैं बोला जी मेरिट देखियो मेरी, और वो जो आप कह रहे हो कि मन यूँ ले जा रहा था, बोला बेटे कुछ कहो। मुझे लगा है तो गड़बड़ है, पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी, और मैं जो यार इत्तेफाक से कुल मिला के लुबा भी हुआ, मेरा वहाँ से चयन हो गया, सिलेक्शन हो गया, नौकरी लग गई। आप सोनीपत में लग गए। फिर मैं सोनीपत का होकर रह गया। फिर उसके बाद यहाँ आने नहीं दिया, ना रोहतक आने दिया, रिटायर ही वहाँ से, वो घर भी वहाँ है अब तो? नहीं, अब तो है वो, मगर मैं चाहता था कि भाई मैं रीडर का आ जाऊँ, प्रोफेसर आ जाऊँ, आए नहीं रोहतक, आने नहीं दिया। जवाहरलाल जी ने? अरे नहीं, वो तो जाली है। और बहुत सारे यार यहाँ ऐसे बैठे थे लोग जो ये चाहते थे कि भाई अब तो आ गए कि यहाँ कोई स्थानीय आदमी नहीं आ जा। अच्छा अच्छा, हर विभाग में ये था। अब आए ये तो हमारी पीढ़ी के कुछ जबरदस्ती घुसे हैं, हमारी पीढ़ी से पहले यहाँ का आदमी नहीं थे। फिर वहाँ साहित्य सर्जन वहाँ से शुरू हुआ आपका? तो मैं लिखने तो यहाँ लगा था। अच्छा, निबंध लिखता था, और कई निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किए, गोल्ड मेडल प्राप्त किए। मेरा फिर पीएचडी का काम, एमफिल का काम ललित निबंध पर हो गया, तो मेरी रुचि लिखने में हो गई। मैं पत्रकारिता में मेरा रुझान हो गया, तो वो पत्रकारिता करने लगा, मैं अखबारों में लिखने लगा। तो फिर मैं वहाँ जब चला गया तो वहाँ पर मैं चूँकि नौकरी लग चुका था, इसलिए मैं सीधा तो स्टिंगर कैसे बनूं, संवाददाता जैसे आप की भाषा में होते हैं। तो मैं चूँकि मैं लिखता था, तो जब कोई घटना होती थी तो उसका मैं अच्छा न्यूज एनालिसिस करके विद फोटो भेजता। फ्रीलांसर हो गया आप? और मैं वहूँ मेरे न्यूज़ छपती मेरे नाम से विशेष, ट्रिब्यून में और नवभारत टाइम्स में, हिंदुस्तान, ये होते थे उस समय। फिर या बाई पोस्ट जाती थी कई बार, सारी बाई पोस्ट जाती थी, या फैक्स से, और या फिर बसों में दे के आते थे। हाँ, तो फिर ऑफिस होते थे। उसके बाद मैं वो स्तंभकार हो गया।
एक तो दौर ऐसा था कि इतना मैं एक प्रकार से वो कहते हैं ना कि मेरी मांग थी कि भाई जनसत्ता, ये हरिभूमि शुरू हुआ था तभी हरिभूमि में तो आपके लगातार छपते रहे। लगातार उससे तो आपकी एक समाज किताब भी आई हुई है। हाँ, समाज दर्शन संस्कृति दर्पण, ये कई साल चले, कई साल। और ट्रिब्यून, उसमें सागर में गागर, साहित्यालोक, मतलब जहाँ मैं भेजता वो छपता। और उधर से मुद्दे की बात, लोकधारा, ये उसमें जनसत्ता में, और हिंदुस्तान में, नवभारत में खूब लिखा। इतना था कि मैं पहले कॉलेज में पढ़ा के आऊँ, और वहाँ पर NS राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम अधिकारी था, प्रौढ़ शिक्षा का भी मैं था, वो भी सारे करूँ। और रात जब शाम को पहुँचूँ घर, उसके बाद रात को मैं पढ़ने लग जाऊँ, और फिर रफ लिखूँ, फिर साफ लिखूँ। और फिर मैंने एक उसको कह रखा था शहर में किसी फैक्स वाले को, भाई मैं रात को 12 बजे आऊँ, 1 बजे आऊँ तो बेल बजाऊँ, खोल दिया, मेरा फैक्स भेजना है। उधर से फोन आते लैंडलाइन पे, भाई आज कल छपेगा और आपका एक स्पेस खाली पड़ा है, तो आया नहीं है, और बस 2 मिनट रुक जाओ। और फिर मैं उसको साफ साफ काली शाही से लिखता, और फिर फैक्स, साइकिल पर फैक्स करके आता, अगले दिन छपता। आपके इसमें भी ऐसे ही था। तो एक दौर में खूब लिखा, और वो दौर था जब ये भूमंडलीकरण शुरू भूमंडलीकरण और अखबारों की पूछ थी। अब तो जो आप पूरा पेज लिख दो कोई नहीं पूछता। हाँ, पूछ थी। उस समय तो धमाका होता था कि लोग पढ़ते थे। और कई तो मेरी पढ़ने लिखने की आदत ही छूट गई है अंकल। अब कई जो मेरी रिपोर्ट है उनके ऊपर तो बड़े बड़े वो हो गए, CM तक बात पहुंच गई। एक बार तो उपायुक्त के माध्यम से कहा, भाई ये कौन है, इसको मना करो, ये क्या लिख रहा है, ये क्यों बेकार अपराध की दुनिया में घुस रहा है। मैंने रिपोर्टिंग की ऐसी मुद्दे की बातों में। फिर मैंने वो समझ में आई बात, तो मैंने फिर वो ज़्यादा वो छोड़ के फिर मैं साहित्य, संस्कृति, लोक साहित्य उसमें ही लिखने लगा। अंकल जी, आपने, अब थोड़ा इसको शॉर्ट करता हूँ, आपने कितनी किताबें लिखी टोटल? अब मेरी 32 हो गई। 32 हो गई। तो आपने पद्मश्री की कल्पना की थी कभी? ना 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 ना, पद्मश्री क्या, दूसरे पुरस्कारों की भी मैंने कल्पना नहीं की। जो मुझे और पुरस्कार मिले हैं, अकादमी के भी मुझे मिल चुके। इसके अलावा तो जितने पुरस्कार साहित्य के सब मिल चुके हैं। मिल चुके, लेकिन पद्मश्री मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा। हाँ, नहीं, मैं सही पूछो तो इसका क्या हुआ कि किसी व्यक्ति को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था, उस कार्यक्रम में मैं था। अच्छा। तो उस द्रोणाचार्य अवार्ड जिसको मिला वो कहने लगा कि आप पद्मश्री के लिए करो, आपको पद्मश्री मिलेगा। अब वैसे ही मुँह में से निकले, मैं छोड़ दो, आप मुँह से नहीं चाहिए कोई पद्मश्री, ना मैंने करना ना, और मैं अपना कर रहा हूँ काम। तो खैर वो उसमें बेटा था मेरे साथ, उदित, तो वो बोला पापा कह तो ठीक थे, आप उसके लिए कर दो। आया छोड़, मगर चुप, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। पर फिर वो चूँकि मैं तो इस पे करता हूँ टाइप 2 पे, अब भी मोबाइल पे ही। अच्छा, कर लेते हैं, हाथ से करता हूँ। मेरी इसके ऊपर तो आधी किताबें छपाई है। अच्छा, लिख लेते हो? मैं ये जो था ना कोरोना काल के बाद, गूगल डॉक्यूमेंट में, कोरोना काल के बाद मैं उस पर लिख लेता हूँ, फेसबुक पे, फिर उनको निकाल लेता हूँ। अच्छा, आधी किताब भी छपाई है। क्योंकि कोरोना में क्या कहीं गए नहीं, इस पर काम करते रहे, आप सीख लिया मैंने। मेरे घर ये भी हैं, वो ये डेस्कटॉप और ये लैपटॉप, पर मोबाइल में ज़्यादा उसमें मेरा रुचि होती है, मैं यहाँ कहीं बैठूँ इस पर लिख लो, कुछ लिख लो। क्योंकि मेरी ये नहीं ना कि कब वो क्या विचार आ जाए। तो किस में आप लिखते हो, गूगल डॉक्यूमेंट में या कहीं भी लिख लेते हो? कहीं भी लिख लेता हूँ। अच्छा, कहीं भी। फिर मेल कर लेते हो? फिर मेल भी कर दूँ, अपना उसमें कर दूँ, फेसबुक पर कर लूँ, यहाँ भी करना हो तो इस पर लिखे हैं मैंने। फिर इसमें से निकलवा के और उनको फिर छपी हैं आधी किताबें, कोरोना के बाद खासकर। अभी आपकी मैंने चौधरी छोटराम पे जो किताब लिखी थी ना, वो मैंने पढ़ी भी, उसके कुछ अंश भी शेयर किए फेसबुक पे। वो बहुत ही अद्भुत किताब आपने लिख रखी है। वो इस पर मैंने लिखी। अच्छा। वो इस पर नहीं लिखी, उसकी कहानी अलग है। उसकी कहानी तो यूँ है कि वो छोटराम धर्मशाला से हम जुड़े हुए हैं सोनीपत, तो वहाँ लोगों ने 1 दशक पहले चंदा दे रखा था
कि छोटू राम जी के ऊपर कोई अच्छी किताब। हालांकि छोटू राम जी पे बहुत सारी जीवनी लिखी गई है, बहुत। लेकिन मुझे लगता है सबसे क्रिस्प जिसको कहते हैं और प्रमाणिक और पढ़ने में बहुत मज़ेदार और आनंददायी किताब आपने लिखी। आने तो शुक्रिया। तो वो मैंने वो तो ये वहाँ हो गए, उन्होंने ये कह दिया हाथ जोड़ के भाई ये किताब आप लिख दो। तो मैं टालता आ रहा था, तो फिर मैंने वो लिखी 5-7 महीने लगा के तब लिखी वो हाथ से। आपने रेफरेंस भी दे रखे हैं उसमें, आपने बहुत सारी, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारी जीवनियाँ पढ़ी आपने उसके लिए। सब जितना उपलब्ध साहित्य है हाँ, दीनबंधु छोटूराम पे वो सारा पढ़ा मैंने सारा पहले। पढ़ा फिर वो रफ लिखा और रफ लिख के फिर फाइनल किया। मेहनत की। तो अभी क्या लिख रहे हो आप? अब अभी तो सम्मान समारोह में बिजी हो आप। इसमें ज़्यादा बिजी हो गया। बाकी मेरी अभी एक वो पुस्तक आई है जिंदगी और बता। अच्छा, जिंदगी और बता काव्य की है। अच्छा। और उसमें प्रयोग किया है मैंने कि हर कविता में जिंदगी के बारे में है, जिंदगी के लिए है और जिंदगी की है, और जिंदगी शब्द भी आया है अच्छा, हर कविता में। उसमें 100 से ऊपर कविताएं हैं, मतलब आपको जिंदगी शब्द भी मिलेगा और जिंदगी से जुड़ी हुई कोई बातें हो तो वो आई है। और उसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति की अवधारणा वो भी अभी आई है, और एक संस्कृति की खोज वो भी आई है। बाकी प्रूफ पढ़े हैं बहुत सारे, कई किताबों के, कई किताबों के पढ़े हैं। अच्छा। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ, पहले भी ये हुए थे ना कि भगवान ने जिंदगी इतनी छोटी क्यों बनाई है। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी ऐसा लगता है कि यार कुछ ही नहीं कर पाए? कुछ भी नहीं कर है, लगता है ऐसे? मेरे को तो ये लगता है कि क्या कर पाए हम, समाज को दे क्या पाए हैं। अच्छा, क्या वो ऐसे आगा रहे हैं कि भाई मेरे 32 होगी, 30 होगी, जो भी होगी, मैं ये कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान के इतने असीम भंडार में और पढ़ना था, है ना। मैं तो कहूँ इससे तो इतनी ही और उम्र मिले और तब कुछ बात बने और तब लिखें, तब कुछ थोड़ा सा, फिर भी वो थोड़ा सा ही होगा। अच्छा, और लोग पता नहीं क्यों कहते हैं अगर भाई ये हो गया वो हो गया, तो जिंदगी तो गई और हमने क्या दे दिया है समाज को। और मुझे ये आश्चर्य होता है जब लोग केवल जिंदगी और वो नौकरी में उनमें बिता कर मर जाते हैं। मैं जहाँ भी बोलता हूँ कहता हूँ भाई नहीं, ये जिंदगी नहीं है। कम से कम आप इस जिंदगी में आए हो तो 9 से 5 वाली जॉब अलग नहीं, कुछ करो, अलग से करो। बहुत सारे फील्ड पड़ी हैं, आपकी जो भी हो, जो रुचि है उसमें लग जाओ। आपकी खेती में खेती करने लगो, पर करो नया कुछ तो करो। ये क्या है ना, ठीक है भाई पढ़ लिए, नौकरी, शादी हो गई, बच्चे हो गए, ये तो कोई जिंदगी नहीं। ऐसे तो पशु पक्षी भी हैं। तो आप तो बच्चों को भी कम टाइम दे पाए होगे? मैं नहीं दे पाया, क्योंकि इतना लिखने पढ़ने वाला मैंने बच्चों को, मैं ये स्वीकारता हूँ कि हमारी श्रीमती जी है, उन्होंने संभाला। आपके ताऊ का भी बड़ा योगदान है, एक बार आपने बताया था। मेरे 2 ताऊ जी थे, वो हम जब यहाँ रोहतक रहते थे 219 L ऊपर रहता था मैं, और हमारा बेटा हो गया बड़ा उदित। अब मेरी माँ थी, वो बेचारी शहर में रही नहीं थी, गम जी लगा उनका जी, उनका दिल नहीं लगता। तो वो क्या करती थी, हमारे गांव से वो बस आती है सुबह, अब पता नहीं बंद होगी, मुझे पता नहीं सूचना। तो वो यहाँ रोहतक से चलती और वाया खरर जाके गांव में रुकती दुलेड़ा, और सुबह वहाँ से चलती, तो वो यहाँ आ जाती 8-1 बजे। और शाम वाली बस में उल्टी शाम। तो वो यूँ कहती हमें कि भैया कल इतवार है, तो मुझे बस में बिठाया या मोड़ पे, मेडिकल मोड़ पे, और मैं सुबह आ जाऊँगी। तो वो जाती थी संडे को। अब एक संडे को आई नहीं, मंडे को नहीं आई। अब हम क्या करें, हमारी मजबूरी, अपना ड्यूटी जाना, हमें दोनों को जाना। तो फिर हमने क्या किया, उस बच्चे को वो साल भर का होगा, धोबियों को दे गया हम। अच्छा, वहाँ जो तिकोना पार्क है ना, उसमें धोबी अगले वस्तु रख दूध पिया दिए, और ये हम आ लेंगे शाम में, हम शाम में आ जाएंगे। कैसा जमाना था। और इत्तेफाक से मेरे ताऊ जी आ गए। तो मेरे ताऊ जी हमारे जन्म से पहले ही अलग हो चुके थे। अच्छा, मेरे फादर, मतलब मेरी माँ, दोनों बहनें थी, मेरी माँ और मेरी मौसी, उनकी नहीं बड़ी होगी, जो भी होगा
क्या रहा मुझे नहीं पता। जो ताऊ की आपकी ताई थी वो मौसी भी थी आपकी? मौसी भी थी, तो इसलिए वो अलग थे। अच्छा। तो इसलिए भाई वो ताऊ तो थे, वो नौकरी पहले आर्मी में थे, फिर दिल्ली लग गए, मगर वो लगाव करते थे भाइयों से, भाइयों का बहुत लगाव था उनका, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर वो आ गए मिलने के लिए, वैसे ही सेवानिवृत्त हो चुके थे, 70 प्लस थे। अच्छा। तो वो आकर उन्होंने पूछा भाई मकान मालिक से कि भाई हमारा पोता कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो तो धोबियों के दे रखा है। तो वो धोबियों के पास गए कि भाई ये पोता दे दो। बोले नहीं हम तो नहीं देंगे जी, हम तो आपको नहीं देंगे। हाँ, जब तक वो नहीं आवा हमने आप जानते नहीं आपको। कि फिर उन्होंने उनकी जाति भी पूछ ली, जैसी भी होता है। और हम जब आए तो बहुत नाराज हुए कि भाई छोरा धोबियाँ दे दिया, क्यों छोड़ गए, ये है वो। मैंने कहा था जी मजबूरी थी, मेरी माँ आई नहीं। तो बोले मैं जा रहा हूँ वापस और मैं कल लेके आऊँगा। तो वो गाँव में गए, वो आई नहीं। नाटकी क्या हुआ पता नहीं। उन्होंने शायद ये बताते हैं बाद में, उसने मरने से पहले बता गए मेरा दिल नहीं लगता था, तो बुरा मत मानियो। मेरी श्रीमती जी को कहा। तो फिर वो बोले भाई वो तो मैं नहीं आई, और भाई ऐसे बच्चे नहीं छोड़े जाएंगे, मैं रहूँगा। तो वो मैं रहूँगा, हम मैं रहूँगा। तो हमारे वो मेरे पास वो रहे, और देखो 1 साल का बच्चा उसको, और बूढ़ा आदमी देखो, और वो रखते। और फिर मैं जब वो 3-1 साल का हो गया, यहाँ पर उसमें जाने लगा था, बालक रखना बहुत टेढ़ा काम है नर्सरी में। तो उसके बाद हम सोनीपत चले गए, तो फिर वो वहाँ चले गए। वो आपके पास ही रहे? मेरे पास रहे, वो मेरे पास रहते। वो फिर मैंने कहा था जी आपने, तो बोला भाई ना मेरा भाई गया ना, तो वो मरने से पहले कह गया था, और वही मैं मेरे बच्चों में, उनका जी लगता था आपके पास? हाँ, कि मेरे बच्चों को मैं कोई मुसीबत आए तो रतिराम नाम था संभालना। तो भाई मेरे लिए तो बराबर है, कोई कुछ कहे तो उनके जो वो है, कुछ भी कहते हो नहीं कहते हो, वो मेरे पास दिल लगता था उनका। तो आपकी ज़िंदगी में आपके ताऊ का भी बड़ा योगदान? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बाप को तो आपने, आपकी याद भी नहीं होगी देख। और मेरी बुआ जी का भी। अच्छा। तो वो फिर जब 2 बच्चे हो गए, दूसरा भी छोटा बेटा हो गया, तो फिर वो बच्चे और भी बड़े हो गए। तो वो मेरी बुआ उनसे भी बड़ी थी। अच्छा। पर स्वस्थ थे, वो भी आ गई। तो वो फिर वो कहने लगे, न्याली नाम था, वो बराना उनकी शादी हुई थी, गजब की महिला थी। तो वो कहने लगे भाई अब न्याली के भी कोई काम नहीं है, अब हम दोनों भाई बहन रहेंगे। इतना प्यार था, इतना प्यार था कि पूछो मत। तो वो फिर मेरी बुआ भी आ गई, दोनों भाई बहन रहते, ऐसी 24 घंटे बात करते रहते, वो क्या करते पता नहीं। तो उनका दिल लगता था। और ये भी आश्चर्य की बात है कि भाई वो उनकी इच्छा होती थी, हालांकि मेरे पास रहते थे तो वो अलग है भाई बच्चों को कुछ बिस्किट दिलवा लाए, तो नहीं तो मैं ये था कि मेरे से कुछ ना खाए। अच्छा। हाँ, मेरी जैसे बुआ की बताता हूँ, तो यूँ बोली भाई ऐसा है मैं थोड़ा कमज़ोर हो गई और घी मंगवा दे। मगर ठीक है, ये घी रहा है। बोला ना भाई मेरा न्यारा, ये पैसे ले भाई, ना तो मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। तो अलग से घी मंगवाया। और फिर यूँ कहती है कि भाई देखो तुम यूँ कहोगे और ना तुम जाए पाछे में रोज हलवा बना खाऊं। और अब मेरे में चांदना सा आ गया। अब मैं ना छत पे चढ़ जाती हूँ। तो ऐसे लोग थे वो। उन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे जीवन को, जो संयमित करने का भी और बच्चों को भी। इसमें एक संदेश भी छिपा है डॉक्टर साहब कि संयुक्त परिवार कितने जरूरी चीज। गजब। अब क्या है, मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं, हाँ, कोई संयुक्त परिवार खत्म हो गए। नहीं, संयुक्त परिवार नहीं होगा तो बच्चों को ना तो वो संस्कार मिलेंगे और ना उनकी वो चहुमुखी विकास होगा। जो दादा के पास विकास हो जाए वो नहीं होगा। जैसे मैं बताऊं कि भाई मैं एक दिन वो कहीं उसमें देर से आई कॉलेज में, तो मेरा नंबर पड़ गया। मैं उसको बताऊं कुछ, अब मैं पढ़ाता तो था नहीं। उस दिन मुझे पढ़ाना पड़ गया। तो मैं उसको बार बार गलती कर रहा, कुछ जो भी कर रहा, मैं आँख दिखाई। मैंने आँख दिखाती दादाजी बाहर बैठे बरामदे में। तो वो एकदम से चिल्लाया। तो मेरे ताऊ जी ने सोचा कि मैंने मारा। तो वो आए, बोला मारूंगा थप्पड़, सिर लगेगा दीवार के जाके।
इसका वो दिल कमजोर करेगा, नहीं पढ़ाना, चल रहे। और ले गए उसको बिस्किट वगैरह दिलाने, और फिर शाम को हम बैठते थे, शाम को बात करते ताऊ जी से। मैं उनके बात करता सारी बात, तो बोले बेटे ऐसा है, देखे तमन ने तेरे को कह दिया ना, और भी उन्होंने काफ़ी डांट मारी। और ये बड़ा आदमी खासकर दादा बैठा हो ना, तो कुत्ते को धमकाना ताऊ जी मैंने धमका नहीं, वो तो आपको देख के रो पड़ा। खैर चलो, तो इसलिए वो मेरे को अक्सर ताड़ देते, कुछ भी बात होती, मैं कुछ नहीं बोलता। मैं आज तक अपने ताऊ जी, मेरी माँ या कोई भी बड़ा, मेरा कसूर भी नहीं हो तब भी मुझे डांटे तो मैंने कभी उसका फायदा आंटी को भी मिला होगा ना, रिएक्ट नहीं किया। वो उनको मेरे ताऊ जी को और मेरी बुआ जी को देवी देवता मानते हैं, अब भी बच्चे भी मानते हैं। बच्चे को जब पहली तनख्वाह मिली तो कहता चलो घर वहाँ गाँव में, गाँव इत्तेफाक से गए हुए दादा के पास, दादा को देनी है। और फिर वो तनख्वाह, दादाजी मेरी तनख्वाह, तो पप्पू कहते पप्पू देख भाई जेब भरी है, दो पेंशन आ रही है। बोला दादाजी मुझे नहीं पता, मुझे तो आपको देनी है। तो बोले पहले तुम मानने नहीं, मैं हाथ लगा देता हूँ। अगना बोला चलो और नहीं मानी, ये 500 निकाल लेता हूँ और ये अपनी मम्मी को दे दे, भाई तुम जो करना मेरे नाम से करो। तो वो अब भी उतना ही उनको लगाव करते हैं। हमारे से ज़्यादा यूँ है कि मेरी दादी और मेरी बुआ दादी और मेरे दादा, वो उन्होंने उनको माँ से भी ज़्यादा रखा हमारे से। तो पद्मश्री बनने के बाद आपकी दिनचर्या में क्या बदलाव आया है? अब आप कार्यक्रमों में ज़्यादा व्यस्त रहते हो ना, चीफ गेस्ट ज़्यादा रहते इन हो। दिनों में ये तो है कि भाई समाज की भी अपेक्षाएं होती हैं, हाँ, होनी चाहिए भी। तो अब किसी को मना करो तो फिर बुरा मान जाते हैं। हाँ। इसलिए अब एक कार्यक्रम में आप कहीं जाओगे तो अगला एडवांस बुक हो जाता है। अगला होगा तो फिर उसमें आपको उसी तरह से आप थोड़ा तैयारी भी करनी पड़ेगी। हालांकि मैं करता नहीं, पर मानसिकता तो जुड़ी ही रहती है, तो वो फिर कंसंट्रेशन आपकी वहाँ नहीं हो पाएगी पढ़ने लिखने में। तो हालांकि मैं समय निकाल के पढ़ता हूँ, अच्छा। पर फिर भी मेरा काफ़ी काम पड़ा है। और वो अब यूँ कहने लगे कि आप रहने दो, मत जाया करो, और ये आपका काम सारा अधूरा पड़ा है। और टेलीफोन आते हैं कई बार तो प्रकाश होंगे, मैं उनको उठाता भी नहीं, अब क्या जवाब दूंगा, आधे अधूरे पड़े हैं यूँ के यूँ, देखे नहीं है। तो ये है कुछ, अब अगले 1-2 महीने के बाद फिर अगले आ जाएंगे, फिर थोड़ा कम हो जाएगा। हैं और क्या। और नहीं होगा तो फिर मैं रात को, अब थोड़ा उम्र भी हो जाती है ना, तो उससे। लेकिन आपका स्वास्थ्य उम्र को देखते हुए बहुत बढ़िया है अभी भी। हाँ, टचवुड कोई इतनी कोई मेजर बीमारी नहीं है। अब तो वो पढ़े लिखे जाट हो आप तो ना। पता नहीं पढ़ा, और कहते हैं पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। के खुदा, आप बेकार की बात क्यों करो, खुदा की। हाँ, कहा तो गया, कहावत तो है ये, कहावत तो है। अनपढ़ जाट पढ़े बराबर और पढ़ा जाट खुदा बराबर। नहीं, मैं तो पता नहीं, मानता नहीं अपने आप को। मैं तो अब भी ये मानता हूँ कि मैं तो उसका साहित्य का विद्यार्थी हूँ। मगर और ये मुझे बीए भी अनएक्सपेक्टेड ही था। उसने मेरा भेज दिया बेटे ने, और भेज कर नहीं होगा, चलो भेज दिया, पापा गुस्से होंगे और क्यों भेज दिया मेरे, तो मेरे से भी बात नहीं हुई और वो तो घोषणाएं होगी। कहाँ थे आप जब आपको ये बताया? तो उस दिन मैं अकेला था घर में। अच्छा। आप गए थे एक दिन पहले। हाँ, एक दिन पहले। हाँ, उससे ये पहले कोई वाले बात दिन होती है आपसे डिस्कस करता, पहले वाले दिन साथ बैठे हुए थे। पहले दिन। और मुझे मन में तो कोई सोचा ही नहीं, कुछ नहीं, और कोई घर में था नहीं, मैं अकेला ही तो था। और 25 तारीख को मैं अकेला ही था। वो बात है 12 आपने जबकि मुझे कहा कि धर्मेंद्र तेरे कदम शुभ हुए। हाँ, ऐसा बोला। ये पहले पिछले साल आ जाता तो पहले ना मिल जाता। तो फिर 12 बजे टेलीफोन आया लैंडलाइन से मेरे फ़ोन पे। तो मैंने सोचा, वो लिख रखा था डायरेक्टर पुलिस गृह मंत्रालय। मैंने सोचा आजकल वैसे ही कर देते, आजकल फर्जी भी आ जाते हैं। फर्जी आ जाते हैं। 2-7-8 कॉल आई, मैंने उठाई नहीं। फिर मैंने सोचा फिर दुखी करेगा तो मैंने ब्लॉक ही कर दिया। और मैं अकेला था
मैं बाहर धूप में पड़ रहा था बैठ के, और फिर मैं अंदर आके ठंड सी लगी और मैं रजाई में बैठ गया। तो फिर 4 बजे तक मैं रजाई में पढ़ता रहा। 4 बजे फिर उससे आया मोबाइल से फ़ोन, वो था अंडर सेक्रेटरी गृह मंत्रालय। मैंने फिर सोचा ये तो उठाना पड़ेगा। फिर मैंने उठाया तो उसने अपना नाम बताया जो भी था, और ये कहा, मेरे से पूछा कि आप वो बोल रहे हो, मेरा सारा काम बता दिया। मैंने कहा कि हाँ भाई आप बता तो ठीक रहे हो, पर क्या गुस्ताखी होगी? और गुस्ताखी नहीं, आपको पद्मश्री मिला है। मैंने कहा जी क्यों बेकार में, प्रैंक तो नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं कोई प्रैंक नहीं कर रहे, मजाक कर रहे हो। मजाक कर रहे हो कि नहीं सच्चाई है। हाँ जी, मैंने कहीं आवेदन किया नहीं और नहीं है कि मैं नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे सूचना देनी थी आपको, और आप 7 बजे तक किसी को नहीं बताना। 7 बजे घोषणा होगी तब पता चलेगा, उससे पहले आप लीक नहीं करना। तो अब वो 3 घंटे मुश्किल से कटे मेरे। किसको बताऊं ना बताऊं, प्रैंक था कि नहीं? हाँ भाई घोषणा होगी तभी तो पता लगेगा। तभी तो पता चलेगा। तो फिर वो घोषणा ही हो गई थी, वो तो फिर टीवी में भी आ गया था। तब फिर मैंने बताई श्रीमती जी को, बेटे को। फिर वो बेटा सीकर से आया रात को 2 बजे, मैंने तब बताया। फिर वो पहुंचा रात को, फिर वो सुबह वहाँ से चल के और फिर आए। तो उस दिन तो मैं सारी रात नहीं सोया, सोने नहीं दिया आप लोगों ने, पत्रकारों ने। तो वो एक पत्रकार तो ये कहने लगे, सुखवीर शिवाच जी, तो इसके इंडियन एक्सप्रेस में, तो वो कहने लगे कि आप 2:30 बजे तक नहीं सोना। मैं क्यों भाई? बोला जी कोई भी कुछ पूछ सकता है, और आखिरी काल में करूँगा, और कोई पूछे ना पूछे। तो 2:30 बजे फिर उनका फ़ोन आया कि भैया आप सो सकते हैं। मगर अब तो मेरी नींद गायब हो गई, अब तो मैं बड़ी कॉफ़ी बना देता हूँ। तो मैं कॉफ़ी बना के लाया, तब इतने फिर लोगों के फ़ोन 3 बजे आ गए। फिर मैं नहीं सोया, फिर तो फ़ोन आते रहे। तो उससे घूम ही रहे हो आप, पहले फ़ोन घूम रहे हैं तो आप घूम रहे हो। और फिर अखबार आ गए, फिर तो लोग घर आ गए, फिर तो सारे शहर के लोग आ गए। और देखो मैं सब तो पाछे। और दिलवा के एक प्रकार से आपके शुभ चरण तो आपके पड़े थे, और सबसे लास्ट में मतलब मैं पहुंच रहा हूँ। और मैं क्या पहुंच रहा हूँ, कुदरती अवरोध तक आ गए। आप पहले आ जाते, पहले सालों में आपको ध्यान हो कि मैंने 2 साल पहले आपसे बात की थी। हाँ जी, हाँ जी। और वो भी किसी के कहने से कि आप उनसे बात करो, और आपने यही कहा था कि भी पढ़ा लिखा जाट खुदा बराबर। और मेरी उस समय ये इच्छा थी कि भाई मैं आपसे बात करूं जी जी किसी विषय में, और फिर वो आप अपने आप ही आ गए। और लेकिन बहुत देखी आपकी बातचीत ना। हाँ। आपके वो दोहे और कड़के, हाँ। मतलब वो करोड़ों लोगों ने देखे हैं। अच्छा। हाँ। तो खुद हैरान था कि मतलब इस पुरानी चीजों को, इवन उसके बाद मैंने लोक कथाएं सुनानी शुरू की। हाँ। मैं हैरान हूँ, मतलब हरियाणा के लोग अपनी चीजों को पसंद बहुत करते हैं। बिल्कुल। और कमी थी, ये पूरी हो रही है धीरे धीरे। नहीं यार, उसमें तो अब नई मेरी यहाँ एक वो पुस्तक भी, पता नहीं उस समय आपके साथ जिक्र हुआ है नहीं, हरियाणा की स्फुट विधाएं। हाँ, उस पे तो पूरा एपिसोड बनाया है अपने। हाँ, स्फुट विधाएं। उसमें तो ये नई चीज तो है, नई चीज है उसमें। लोग अब जैसे लोक कथाएं हैं, आपने बताया, लोक कहानियां, कहानी है वो, कथा कहाँ है? कथा अलग चीज होती है, कहानी अलग चीज होती है। तो वो तो काफी अच्छी रही बातचीत। और ये इस विषय पर मैं आगे और काम करूँगा। और ये मेरा जो वो है पद्मश्री, ये केवल हिंदी साहित्य में नहीं मिला, लिख रखा है कि हिंदी साहित्य और हरियाणवी संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण, शिक्षा का विकास एवं समाज सेवा, ये मेरे जीवन का वो रहा है फलसफा। जी, आप कितने बच्चों को पीएचडी करवा चुके हैं अभी? पीएचडी की कोई सीमा नहीं, होगी 5-7 तो होंगे। 5-7 बच्चों। वो 5-7 इसलिए होंगे कम, दूसरी विश्वविद्यालयों से भी है। दूसरे विश्वविद्यालय, अब मेरे पास समय भी नहीं है। और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का मैं था, गाइड थे आप? गाइड था। मगर यहाँ गाइड बना तो तब तो एक कुछ ही बच्चों का करवा पाया, 1-2 का ही।
उसके बाद में अच्छा सेवानिवृत्त डॉक्टर हो गया। साहब, अब ये जो पीएचडी है हाँ। ये बहुत ही कठिन साध्य काम होता था, बहुत ज़्यादा, बहुत लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि इसकी गुणवत्ता भी बिल्कुल गिर गई है। आप जो कह रहे हो मैं उसी मुद्दे पर आता हूँ कि मैंने इसीलिए पीएचडी लोगों को मैं थोड़ा सा पहले उनका मैं पूछता हूँ। मुझे लगता है कि ये वास्तव में जीनियन है, वास्तव में मेहनत करेगा, केवल मैं उसको करवाता हूँ, नहीं तो मैं मना कर देता हूँ। क्योंकि मैं नहीं प्राइवेट चाहता यूनिवर्सिटी कि इतनी हो गई वो, और ना मैं नहीं करवाता, मैं मना कर देता हूँ। मुझे पैसे तो मैंने लिए नहीं आज तक, ना मैं लूँ, तो इसलिए कोई कोई असली पढ़ाई करने वाला है तो आएगा तो करवाता हूँ, आएगा तो उसको नहीं तो करवाऊंगा। आजकल जी ये मतलब पैसे खर्च करो और डिग्री लो, वो वाला काम ना होता है। उसको मैं मना कर देता हूँ, कोई भी मैं ना भाई काम यदि आप ये चाहते हो कि डिग्री ही चाहिए तो मैं नहीं करवाता। आपको काम करना है किस विषय पर वो मैं करवा सकता हूँ, मेहनत मैं करूँगा, आपसे करवाऊँगा। मैं हर टास्क मास्टर रहा हूँ, तो वैसे नहीं कि भाई डिग्री आपको मिल हाँ गई। वैसे प्रोफेसर थोड़े सख्त भी थे आप, बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा। अब थपड़ा भी दिया करते हाँ। बड़का ना। मैं कई लोगों ने बताया मुझे हाँ। कि ये ऐसे दिखते हैं, ऐसे हैं नहीं, ये थोड़े मगर वो बच्चे, अब मैं कई बार सोचता हूँ कि भाई अब तो कई जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि भाई देखो हम तो इतने बड़े बड़े कॉलेज में तो ऐसे बड़े बड़े बच्चे होते थे उनको पीट देते थे और उन्हें। उनको, और वो कुछ नहीं कहते। मगर अब वो बच्चे कहते हैं ना कि जी आप हमारे से लगाव करते थे, इसलिए फिर हमें लगते थे फादरली हैं, हाँ हाँ पिता की तरह डांट रहे हैं, पिता की तरह मार रहे हैं, और हमारे कसूर से मार रहे हैं, हमें सुधारने के लिए मार रहे हैं, तो इसीलिए हम कुछ नहीं बोलते। अभी मास्टर डरना पड़े है बड़का थे ना हम तो वहाँ पर कॉलेज में तो हमारे यहाँ झगड़े होते थे, और फिर और सोनीपत के मतलब पहलवान वो भयंकर। तो मैं प्राचार्य कहता हूँ ना बुला के लाओ, और मैं फिर जाता, मैं पकड़ता, और कोई नहीं जाता, मैं कहता मारूंगा थप्पड़, बोले जी मार लो पर इसको मारूंगा। तो मैं उसको धमकाता था और मान जाते थे बच्चे, क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो आपके जो सारा व्यक्तित्व उसको देखते हैं। अब जैसे एक बच्चा था, वो किसी दूसरे प्रोफेसर की तरफ वो कर रहा था, सिगरेट पी लो, धुआं छोड़ रहा। अब मुझे मैंने दिखाई दे गया कैंटीन में, तो मैं फिर कैंटीन में जा रहा था, तो मुझे देख के उसने वो सिगरेट छिपा ली। मुझे पता था कि छिपा ली, तो मैंने मुँह दूसरी तरफ कर लिया, और इसकी वो जेब जल जाएगी। तो उसके बाद फिर मैंने वो बुलाया, बाद में अलग से बुलाता था बच्चों का। मेरा बच्चों के टैकलिंग का अलग से सिस्टम था कि भाई कोई मुझे पता है कि भाई ये बच्चा है, ये शरारती है, बदमाश है, जैसा भी है, तो उसको मैं सबके सामने की बजाय अलग से करूँगा, या सार्वजनिक कुछ बात हो रही हो फिर भी मैं उसको अलग बुलाऊंगा और अलग बुला के उसको पूछूंगा। तो मैंने वो अलग बुलाया, हाँ जी क्या कर रहा था तुम? कुछ नहीं जी, मैंने देखा था तेरी ये हिम्मत होगी कि किसी टीचर के मुंह पर वो धुआं छोड़ेगा? नहीं जी नहीं, और तेरे को ऐसे दिखाई दे रहा है? बोला जी गलती होगी। फिर मैं क्यों होगी गलती? अगर आप क्या कहते नहीं छोड़ते, वो वहाँ बीड़ी पी रहे थे, खुद ही बीड़ी पी रहे थे उस पर, और ये कह रहे थे हमारे से ही अगर किसी के पास बीड़ी हो, सिगरेट तो दियो। तो मैंने चुप रह गया, और आप पीते नहीं, तो इसीलिए फिर थोड़ा फर्क है। मैं समझ गया वो जो कहना चाह रहा था अपनी बात, तो इसीलिए फिर आपको संयमित रहना पड़ेगा। तो मैं कभी वहाँ चाय की दुकान पे नहीं बैठा। तो आपने बीड़ी सिगरेट नहीं पी? ना, मैं चाय की दुकान पर नहीं, कि साइकिल होता था, फिर स्कूटर था। जब लोगों के पास जो मोटरसाइकिल या स्कूटर थी, मेरे पास साइकिल थी, शौक नहीं। जब लोगों के पास गाड़ी आ गई तो आपके पास स्कूटर आ गया? स्कूटर आ गई। अब गाड़ी है मुझे अभी चलानी नहीं आती, तो इसलिए मेरा शौक नहीं था। तो फिर बच्चे क्या है कि अगले दिन ये क्लास में चर्चा होती थी, कल तो सर आप वहाँ थे, तो इसलिए मैं बड़ा संयमित होकर चलता था, मेरे ऊपर कोई बात ना आ जाए। अब मैं कल जी आप कच्चे क्वार्टर में थे। उत्तरी एक दिन मैं कच्चे क्वार्टर में चला गया, वहाँ पर एक इलाका है जिस महिलाओं का है, वो अच्छा, महिलाओं के वो मिलते हैं सारी चीज़ें, अच्छा, वस्त्र वो ये वो, जैसे यहाँ आपका वो है, यहाँ सोरी मार्केट है, जैसे सूट मिलते हैं लेडीज ना, एक और है ये, या ये किला बाजार,
हाँ किला बाजार है ना ऐसा है। हाँ। तो फिर मुझे मन का माँ किसी नहीं जाऊँगा मैं तेरे साथ। अच्छा, आंटी के साथ चले गए सारे थे? कॉलेज में चर्चा है, सारे कॉलेज में चर्चा है कि आप वहाँ थे, क्या जवाब दूं उनको। तो मैं फिर कभी नहीं गया। कहीं भी होगा तो कल तो जी आप उस गांव में से जा रहे थे, तो यूँ देखते थे बच्चे, और उसी तरह से वो बच्चे बिहेव भी करते हैं, व्यवहार करते हैं। टीचर को अपना आचरण अच्छा रखना पड़ता है सम्मान पाने के लिए, रखना पड़ता है ना? रखना पड़ेगा। दिल तो हुआ भी करता मैं समोसा खाऊं, पर मन नहीं खाया कदे। क्यों खाऊंगा तो वे बच्चे देखेंगे। कैंटीन अलग है हमारी, वहाँ कैंटीन है, तो उस कैंटीन में भी मैं चाय तो पी लेता था, कुछ खाना पीना है ना वो दिल करता तो मैं फिर अपने स्टाफ रूम में मंगवाता था कि आप बच्चे देखेंगे समोसा खा रहा हूँ, अरे वो कहेंगे ये समोसा खा रहे हम भी खाएं। तो ये निर्भर करता है। और दूसरा मेरी एक ये बात चल रही है तो ये बता दूं कि मैं यदि कई बार जैसे बरसात हो जाए बहुत ज़्यादा, कई बार ठंड हो, तो बच्चे एक भी बच्चा नहीं आता था। गांव के बच्चे थे, कक्षा में एक भी नहीं आता। और मैं फिर भी सारी उम्र मैंने ये एक अपना नियम बना लिया, भाई कोई आए ना आए, मैं समय के अनुसार पीरियड लगे घंटी ना लगे, मैं अपनी घंटी वो घड़ी देख के और क्लास में जाऊंगा और क्लास में जाके खड़ा हो जाऊंगा। 40 मिनट में खड़ा ही रहूंगा। ओ, चबाड़क ना हो, कोई नहीं हो, और मैं वहाँ पढ़ता रहूँगा। कई बार प्राचार्य ने कहा कि भाई इतनी ठंड चल रही है, खिड़की भी नहीं है, आपको ठंड लग जाएगी, आ जाओ कॉफ़ी पिलाते हैं। मैं मुस्कुरा के और मना कर देता था, खड़े रहता है। लोग सोचते पागल है, खड़ा है बेकार में। मगर मैं शाम को जाके फिर भगवान जी कहता है, हे भगवान, ते मेरे को जो आपने कर्तव्य सौंपा था मैंने पूरा किया, मुझे तो तनख्वाह मिली थी, मैंने उसका काम किया। अब कोई मेरा ज्ञान नहीं लेता तो मैं क्या करूँ, मेरी भी कोई कमी हो तो बता। तो इसलिए ये भी हुआ, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि एक आध बार ऐसा भी हुआ प्रबंध समिति की तरफ से कि इसको कुछ करो, इसको कोई सस्पेंड वेस्पेंड कर दो। नाम नहीं दिया, मैं जो अंदर होता है ना ऊपर आ जाता है। तो बाद में मेरे को बताया गया कि उन्होंने ये सोचा कि भाई कभी आपकी वीडियोग्राफी करवा लें, जब बच्चा कोई नहीं आया हो, और वीडियोग्राफी करके शहर में प्रचारित कर लें, देख रहे ये आदर्श बनता है। ये तो क्लास में नहीं था, ये देखो खाली है, समय आ ही जाता है इसमें। तो मैं कभी मौका नहीं, उन्होंने ये बताया कि आपने कभी मौका ही नहीं दिया, कोशिश की गई अगर भी आपको ऐसे करें। और मैं दूसरे तो करते हैं जी, हर तरह का दिमाग होता है। हाँ, मगर मैंने कभी, लेकिन आप देखो रुके नहीं। तो एक बार ऐसा और हुआ हमारा जो वाइस वो था प्रेसिडेंट, वो पता नहीं, अब वो तो भगवान को प्यारे हो गए, वो मेरे कमरे में आए। मुझे अलग कमरा मिला हुआ था क्योंकि पीएचडी करवाता था ना। तो वो मेरा जो वो लगे ना घंटी, तब आए। अब आए तो मुझे चाय भी पिलानी पड़े, हमारी किसी रिश्तेदारी में दूर से पढ़ते थे। तो वो कहे छोड़ो ना, आ जाओ चाय पिए। ना जी बिल्कुल नहीं, मैं तो क्लास में जाऊंगा, मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा। तो फिर किसी ने बताया कि ये चाहते हैं कि आप क्लास में ना जाओ और वीडियोग्राफी करवा लें। फिर मैं बहुत तरीका है। फिर मैंने वो आए, मैंने कहा कि आप खड़े हो जाओ, कमरे से बाहर जाओ, चलो और जाओ आप अपने मैनेजमेंट से कह दो आगे से नहीं आना। क्या आप ये इसलिए आते हो, आपको शर्म नहीं आती? आप एक अच्छा आदमी है उसको खराब करना चाहते हो। मैं तो उपायुक्त हैं उसके दाग हाथ जोड़ के खड़े हो जाए यूँ। उपायुक्त मैंने एक गांव टोटल साक्षर करवाया, हरियाणा का शायद पहला और आखिरी गांव था वो। कौन सा? जगदीशपुर। अच्छा। तो आपने बूढ़े पढ़ा दिया बच्चों को ले जाके, जब ये आंदोलन वो चल रहा था ना, ये प्रौढ़ शिक्षा का अभियान, संपूर्ण साक्षरता हाँ जी, अभियान, हाँ जी, उस समय गांव गोद लिए गए थे। कोई गांव नहीं हुआ। सरकार, आपका गांव हुआ? हमने बच्चे मैंने लिए साइकिलों बजाते अपने रिसोर्सेज से, और वो गांव करवा दिया हमने। फिर उसकी चर्चा हुई, गवर्नर तक बात पहुंची, तो सरकार तक पहुंची। तो उपायुक्त महोदय थे श्री आर सी राव जी, वो आए कॉलेज में
और वो मुझे को तो जानते नहीं थे। प्राचार्य को कहा कि भाई वो आपके प्रोफेसर संतराम देशवाल उनसे मिलना है। बोला हाँ जी, अभी बुलाया। और गया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जी, बोला डीसी साहब आ रहे हैं, वो बुलाऊँ है। वहाँ पर डीसी साहब ने कह दिया मेरी तो घंटी है, मैं तो घंटी के बाद आ सकूँ, उसके से पहले ना हूँ। और अगला भी यदि मेरा पीरियड नहीं है खाली, इसलिए आ सकता हूँ, ना तो कह दो चले जाएंगे। तो खाली था वो, तो इतने वो बोले जी आ जाओ। बड़े बोले चाय पीने नहीं आया भाई, मैं तो उनसे मिलने आया हूँ। वो सारे देखा वो घूमे लॉन में। फिर मैं आया, मैं बोला जी गुस्ताखी माफ़ हो, मेरे घंटी मैंने छोड़ता। बोले ठीक है बेटे कोई बात नहीं। मगा सर बताओ। बड़ा बोले भाई आप खाली कब हो गए? मगा जी मैं तो 2 बजे आऊँगा। अगर 2 बजे आ जाऊँगा मैं। माँ जी बताओ कि वहाँ चलना जगदीशपुर। मगर ठीक, क्या करोगे? वो ऐसे घूम के आएंगे। बताया आपने साक्षर कर दिया? मैं कहा जी वो तो देख लो आप। तो वहाँ गए, वहाँ बात करके आए, फिर पूरी टीम आई और पूरी करके फिर एक पूरा फंक्शन हुआ जिसमें वाइस चांसलर थे OP चौधरी जी ब्रिगेडियर, और उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री शांति राठी। एक पूरा कार्यक्रम हुआ। मैं तो मैं दिखाऊंगा फोटो, दूर से बैठे हूँ कितने, और वो टोटल साक्षर। लेकिन ये भी हिम्मत की बात है ना, डीसी को कहा रुकिए आप मेरी क्लास है। हाँ नहीं, ये बहादुरी चाहिए। एक और बहादुर, इससे ज़्यादा बहादुरी दिखाऊं? अब इस उम्र में मुझे क्या है कि शराबबंदी कर दी आपके बंसीलाल जी ने। हाँ, और मैं समर्थक था बंदी के, शराबबंदी के। हाँ। अब जहाँ भी कोई सम्मेलन हो तो मुझे बुला लें शराबबंदी में भाषण के लिए। हाँ कि भाई ये बंदा है, ये तो पीता नहीं। हाँ। तो ये कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना, सही है। तो फिर मुझे 2 अक्टूबर को, जिस साल ये शराबबंदी खोली वो साल कौन सा था, मुझे 2 अक्टूबर को पंचायत भवन में 96 से 99 रही इनकी सरकार। 98 में शराबबंदी खोली। 98 की बात है फिर ये। तो मुझे वहाँ पंचायत भवन में सरपंचों के सम्मेलन में बुला लिया बोलने के लिए। सारे अधिकारी बाहर का, मैं, मंत्री जो थे वो उद्घाटन करके चले गए। शायद कोई बैठा हो मुझे नहीं पता। और जाहिर है मैं बाहर का बोलने वाला था, सबसे पहले मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ मंच पे। बड़ा हॉल, सारे अधिकारी। तो मैंने कहा कि भाई पहले शराबबंदी क्या है, नशाखोरी बताइए। उसके बाद फिर मैंने ये कहा कि भाई ये मेरे कई मित्र जो प्रशासनिक अधिकारी थे, मैंने कभी ये पानी रखा, मैंने दारू नहीं पी, मैं कसम खाता हूँ। मेरे कई मित्र थे वो दारू पीते थे, शायद अब छोड़ दी होगी। तो ये पानी रखा है इन अधिकारियों के सामने, SP DC ये आए और हाथ में पानी लेके और कसम खाए कि हम दारू नहीं पीते। सरपंचों की क्या विशात है। हंगामा हो गया। तो वो DC साहब आगे उठ के, नाम नहीं लेता है किसके, गिरफ्तार करो SP साहब, इसको नहीं बोलने देगा। नहीं बोलने। तो मैंने कहा सर प्लीज बैठिए। तो मैंने बिठाए और मैंने फिर ये दुआ पढ़ा, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम प्रियम। बोला फिर हमारी मान हानि करता है। और सीरियस होके ये कह दिया SP को गिरफ्तार, अरेस्ट कर लो, अरेस्ट कर लो। मैंने फिर दोबारा मंच पे कहा कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करके देखिए। मैं भी 6 तारीख को बंसीलाल जी आ रहे हैं CM, उसको बताता हूँ। और सुनो, और ये जो उपायुक्त महोदय हैं इनके मैंने वीडियो बनवा रखे हैं। ऐसे ही मार दी। हाँ वो ऐसे मार दी, मगर ये मैंने फंसवा। और ये जो है मैंने वीडियो बना रखी है, मुझे पता है ये कहाँ दारू पीते हैं। पीते हैं और औरों को क्या कहेंगे, पीता था वो, ये मुझे पता था। तो जी हंगामा हो गया वहाँ, फट गई सभा। फिर वहाँ पर सारे अधिकारी यूँ करने लगे गिरफ्तार कर लो। एक तो ऐसा अधिकारी था, वो यूँ बोला कि इसको तो गिरफ्तार कर लो जी। और फिर वो 1 साल के बाद उसके घर दारू पाई और वो सस्पेंड हो गया था। ऐसा भी था एक, नाम क्यों लूँ, अब तो मेरे मित्र है वो बहुत प्रिय। तो फिर सारे शहर में चर्चा होगी। और
मुझे लगा कि भाई गिरफ्तार कर सकते हैं, ये तो धर दें मैं बोतल बात हाँ, आप कहीं करा दे दो। मैं तैयार था, हाँ धरवा दें। पर वो एसपी बहुत बढ़िया आदमी था, उसको पता था ये आदमी बढ़िया। तो फिर बच्चों को पता चल गया कॉलेज में, भाई ऐसे ऐसे होया। मुझे नहीं पता था इस बात का। यूनियन होती थी तो वो बच्चे, कुछ बच्चे इकट्ठे हुए, भाई ये तो गलत बात है गुरुजी के साथ। और वे रात को 9-10 बजे वहाँ चले गए डीसी के पास। और वो मिल रहा है डीसी से। अब डीसी पी पता नहीं पी रहा था कि नहीं भगवान। और वो इस समय मिलते हैं, वो मुर्दाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद जिंदाबाद। तो वो आया, बेटे क्या बात है? बोले आपने हमारे गुरुजी की बेइज्जती कर दी। बोले वो हमारी बेइज्जती कर गए, उस हमने क्या किया है? और बोले जी कल सोनीपत बंद। अगर नहीं सोनीपत आप ऐसे नहीं बेटे, नहीं है कि नहीं, गलत बात है। मैं उनसे माफ़ी मांग लाऊँ, मैं उनकी इज्जत करूँगा ना जी, सार्वजनिक रूप से उनको बुला लाओ जी, वो तो ना आओ कदे भी, वो नहीं आएंगे। तो उसने अगले दिन उसको कहा एसडीएम को, उनको मतलब मैं नहीं जाता, गिरफ्तार करवाओ गिरफ्तार करवाओ। फिर जो है उसी दिन शाम को कोई सम्मेलन था और किसी एनजीओ का, उस सम्मेलन में सार्वजनिक रूप से डिप्टी कमिश्नर ने कहा भी ऐसे ऐसे हुआ था, मैं एक्सपायर थी। पंगे हो गए थे। तो मैं तो और बहुत सारे किस्से हैं अधिकारी की अपने उसके अधिकारों के लिए या न्याय के लिए मैं कभी नहीं डरा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा है। हाँ। तो और अब भी मैं बात कह देता हूँ, सच्ची बात होगी तो मैं कह दूंगा, नुकसान भी उठाना पड़े तो। यूँ नहीं कि भाई मुझे लगे कि यार ये तो मैं क्यों पंगे लूँ। तो मुझे लगता है ये समाज के विरुद्ध है या मेरे विरुद्ध है या किसी को, तो मैं कहूँगा जरूर। अगला नहीं मानने तो भाई उनकी मर्जी। बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। काफ़ी समय ले लिया आज आपका। चलो धन्यवाद आपका। अब पूरा आपके जीवन की एक पूरी फिल्म सी बन गई है तो ना। हाँ धन्यवाद। इसमें काफ़ी बातें होगी आपसे। और आपके लंबे स्वास्थ्य की, अच्छे जीवन की कामना करते हैं डॉक्टर साहब। आपकी जरा नवाजी, साहित्य सर जो जर्नी है वो जारी रहे, वो जल्दी अब मैं और आप करूँगा। ऐसे ही हंसाते रहो सबको, ऐसे ही आप नया मैं लाऊंगा कुछ, आप कुछ नया लेके आओ। धन्यवाद। मैं अब कोई उपन्यास लिखूंगा ग्रामीण पृष्ठभूमि। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी।